चौथा क्या था? हाँ जी, हाँ, समानताओं को दिखना, परस्परता में समानता को देख पाना। बढ़िया। तो बताइए भाई, कितने लोग पहले तो देख कर पाए इसको, एक दो पॉइंट को, एक दो, मैंने अवेयर रह पाए? बहुत बढ़िया, बताइए। वो कहा है दूसरा माइक? हाँ, यहाँ पर आगे, स्वेच्छा से। माइक इधर पीछे। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार। तो कल का जो हमको जो एक्सरसाइज दिया था, तो उसमें एक इंसिडेंस ऐसा बना कि मैं, मेरी वाइफ और मेरा सन रियान तीनों बैठे थे। तो मेरी वाइफ दारा है, वो रियान को पढ़ा रही थी। तो उसमें उसको कुछ बात समझ में नहीं आई, तो वो थोड़ा लाउडली ऐसा बोली कि भाई तुम्हें कितनी बार बोला कि इस तरह से ही करना है, ऐसा ही करना है। तो उसमें मुझे ये दो पॉइंट्स तो ऐसे ही डायरेक्टली दिख गए। तो उसमें मोमेंटरी माइक्रो सेकंड के लिए मुझे पहले तो ऐसा होगा कि ऐसा क्यों बोल रहे। जैसे ही ऐसे माइक्रो सेकंड में जैसे हम ऑब्जर्व किया, तो मालूम पड़ा कि भाई उसका इंटेंशन क्या है। तो अभी उसका इंटेंशन वो दिखा कि भाई बच्चे को अच्छा सिखाना है, वो इंटेंशन उसमें मैं देख पाया। और वो इंटेंशन भी वो दिखा, तो वो माइक्रो सेकंड में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी स्वीकृति भी हो गई। तो वो मुझे उसमें सहज लगा। फिर उसके बाद थोड़ा संवाद हुआ कि भाई हम क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं। वो ऐसे एक ऑब्जर्व करने से वो बातें पकड़ में आती है और वो बहुत इफेक्टिव रहता है, ऐसा मुझे लगा। बहुत बढ़िया, शानदार। और जिन्होंने ऑब्जर्व किया वो बताएं। वेलकम। हाँ, हाँ जी, नेक्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? हाँ जी, मेहुल भाई। हेलो। मेरे साथ भी कल ऐसा ही हुआ। मैं, वाइफ गति और विवान, मतलब तीनों मतलब सोफा पर बैठे थे और गति विवान को पढ़ा रही थी। तो गति ने विवान पे गुस्सा किया कि कितनी बार समझाए, क्यों भूल जाता है। तो उस मोमेंट पे मतलब मैं सोचता, तो वनी भाई की तरह वो गति का इंटेंशन ऐसा था कि मतलब वो अच्छे से सीख जाए। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब विवान साइड की जाकर देखे कि वो भूल गया था, पहले समझाया हुआ था। अब वो जानबूझकर तो नहीं भूला होगा, या उसको ऐसा नहीं होगा कि मैं भूल जाऊं, ऐसा तो उसको लगा नहीं होगा, लेकिन भूल गया, वो हकीकत है। लेकिन ऐसा मतलब जो कल मैंने देखा ना, वो मतलब मैंने काफ़ी बार मैं देख चुका हूँ। तो मतलब बच्चे की साइड से अगर देखा जाए तो मतलब ज़्यादा बार मतलब टोक टोक होती है, भले वो अच्छे के लिए है, लेकिन वो मतलब वो नहीं स्वीकार पाता, वो स्वीकृत नहीं कर पाता है, और उसके लिए वो दुखी हो जाता है और कई बार मतलब रो भी लेता है। तो उस टाइप मतलब उसमें तो समझ नहीं है। लेकिन ऐसे ही मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम मतलब बार बार आते हैं ना, तो पता चलता है कि मम्मी अच्छे के लिए बोलती है, लेकिन वो बार बार टोकती है ना,
और जब मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता गलत, फिर भी वो टोकती रहती है, तब वो हमें दुख होता है। तो मतलब वो ऐसा केस किस तरह से टैकल कर पाए? गति तो बढ़िया। राइट थी, लेकिन एकदम वो बढ़िया। विवान की साइड से देखी तो वो मतलब कैसे वो सोचे कि जैसे दुख नहीं हो उसको। तो एक तो जो मेहुल भाई बढ़िया पॉइंट ही ला रहे हैं, इसमें ये निकल के आएगा चाहत पर्याप्त नहीं है। इंटेंट केवल अच्छा होना से चीजें अच्छी हो जा रही हैं ऐसा नहीं है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे होता ना कि सपोज कोई क्राइसिस है ना, मुझे लगता है जैसे यूक्रेन में और उसमें चल रहा है अभी रसिया में, और हमें लगता है कि यूक्रेन में एरोप्लेन रेडी है और मैं तैयार हूं लोगों को बचाने के लिए, तो मेरी चाहत बढ़िया है ना, एरोप्लेन भी है, सब कुछ रेडी है, आप उड़ाओगे तो क्या होगा, जिनको लेके जाओगे तो क्या होगा, जिनको बचाने की चाहत है, युद्ध हो रहा है और आप उस सिटी में उन लोगों को बचाना चाहते हैं, एरोप्लेन भी है और आपकी चाहत भी बढ़िया है, तो आप एरोप्लेन में लोगों को लेके जाओगे तो क्या होगा, सभी मरेंगे, है ना। तो चाहत अच्छी होने से रिजल्ट अच्छा आएगा ऐसा नहीं है, चाहत को कंपिटेंस से मैच करना है, ये इसी को अपन को पकड़ा। हमें क्या लगता है चाहत बढ़िया है तो सब काम हो गया, ऐसा नहीं है। चाहत बढ़िया है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको डिलीवर करने के लिए ही ज्ञान चाहिए। तो हम बच्चे से कैसे डील कर पाए, ये चाहत उसकी अच्छी है लेकिन आता नहीं है कैसे डील करना है ना, और दूसरे की चाहत नहीं दिख रही है, ये भी एक ज्ञान का पहला फेज है, जिसमें अपन कह रहे हैं ना दूसरों की अज्ञान से अयोग्यता से प्रभावित ना होना। तो पहले तो यही पता लग जाए कि विवान जो है वो जानबूझ के नहीं भूल रहा है, ये मिस ही हो जाता है ना, हमें लगता है उसका ध्यान कहीं और रहता है इसलिए तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, तो एक तो ये समझ में आया कि चाहत स्टार्टिंग है और ये इनबिल्ट है, सूक्ष्म में, है ना, सूक्ष्म रूप में जो चाहत है, माँ परेशान थोड़ी करना चाह रही बच्चे को, पति पत्नी एक दूसरे को परेशान दुखी करना नहीं चाहते लेकिन होते रहते हैं, है ना, भाई भाई एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाह रहे, साथ ही सहयोगी भी। तो चाहत मात्र अच्छा होना सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी स्किल, नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, वो अस्तित्व सहज है। तो इसी चाहत को पूरा कर पाए कि अब कैसे हम बच्चा नहीं भूले, उसके साथ फिर क्या डायलॉग करना, पता रहे कि वो इंटेंट ठीक है, फिर जर्नी होगी। तो बेसिकली एक दूसरे की चाहत को देख पाना कि चाहत ठीक है, ये जर्नी की शुरुआत है। फ्रस्ट्रेशन क्योंकि नहीं होगा तो फिर हम संवाद करेंगे, फिर आगे के रास्ते निकालेंगे। तो चाहत होना केवल सफिशिएंट नहीं है, उसी की योग्यता चाहिए, कंपिटेंस चाहिए, उसी के लिए ज्ञान चाहिए, नहीं तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ज्ञान और कंपिटेंस है जो चाहत को पूरा करने में मदद करता है, जिससे कि हम चाहत सफल हो जाए। जैसे हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, दुखी होता है और दुखी करता है, दुखी करना नहीं चाहता, तो ये चाहत तो ठीक है लेकिन योग्यता नहीं है, वो ज्ञान से वो योग्यता आती है। बढ़िया। और भैया अभी जो मेहुल भाई ने बोला ना कि बच्चे की साइड्स को देखते हैं, तभी तो मेरा पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है और ना ही मैं कल उन लोग को मिला हूँ। वो इंसिडेंस ऐसा होता है कि हमें जब भी कहीं बाहर जाना है तो हमेशा, मेरा बेटा अभी 12 साल का है, तो वो ऑलवेज ऐसा सोचता है कि मुझे वहाँ कुछ काम नहीं है, तो आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों लेके जा रहे हो। जब भी जाके रिटर्न आते हैं तभी उसको वहाँ वो एंजॉय करके आता है। तो वो जब भी शुरुआत में जब भी लेके जाना है, क्योंकि उनको अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकते हम लोग, तो उसको कैसे कन्विंस करना या कैसे कम्युनिकेट करना, क्योंकि वहाँ जाना क्यों है वो तो कारण हम बता लेते हैं, लेकिन उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लाइक मेरे पेरेंट्स के पास जाना है या कहीं और फैमिली फ्रेंड्स के पास जाना है, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होता है क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में या उसकी खेलने में मशगूल रहता है। तो वैसे टाइम पे उसका इंटेंशन कैसे इंक्रीज किया जाए, ये तो एक दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली जो आप जब कई बार जब लेके जाएंगे और उसको लगेगा कि वो ठीक रहा वो रिजल्ट से, तो उनको याद दिला के आप बता सकते हो पिछली बार भी तुम्हारा मन नहीं था, फिर अपन गए थे, कैसा लगा। तो वो यदि सही में उसको अच्छा लगा होगा तो फिर आपके प्रति बेसिकली आपके निर्णय के प्रति उसकी स्वीकृति कि हम, मुझे भले ही नहीं पता है लेकिन पिताजी जो बोलते हैं, पापा जो बोलते हैं वो फाइनली ठीक निकलते हैं निर्णय, ये भरोसा आने से बनेगा।
और कई बार आप ले जाओगे और फिर वो बोलेगा कि आपको मैंने पापा पहले ही बोला था, जाने का मन नहीं है, देखो कोई फायदा नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया, उससे पढ़ाई हो जाती। तो वो बेसिकली बहुत सारी चीजें तो रिजल्ट बता रहा है। देखिए क्या प्रोसेस क्या है मानव में, या अपन अब जीवन क्रियाओं को भी देखेंगे तो हम कुछ चाहते हैं, माने सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि जीवन विद्या को देखें तो मैं कुछ चाहता हूं, उस चाहत को पूरा करने के लिए मैं कुछ विचार करता हूं या इच्छा करता हूं, है ना। इसको एक और लेवल पर लिखेंगे तो इस चाहत को पूरा करने के लिए मैं कुछ इच्छा करता हूं, उसके लिए कुछ विचार करता हूं, है ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए योजना बनाता हूं, उसको फिर एग्जीक्यूट करता हूं, और एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ फल परिणाम आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, और फिर रिजल्ट ये बताते हैं चाहत पूरी हुई कि नहीं हुई। तो बेसिकली जीवन विद्या ज्ञान क्या चीज है कि जो मैं चाहता हूं वैसा ही रिजल्ट आ जाए, इस सर्किल को पूरा करने को कह रहे हैं ज्ञान, है ना, नॉलेज। कि हमें ज्ञान हो गया का क्या मतलब है कि जो मैं चाहता हूं और फिर जब मैं उसके लिए जो इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए उसके लिए विचार होती है, उसके लिए योजना बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, वो वैसे ही आए थे जैसा मैंने चाहा था। इसका माना मैं समझदार हूं, नहीं तो समझदार नहीं हूं। तो अब देखिए क्या हो रहा है आपके केस में, जैसे मम्मा चाहती है कि बच्चा अच्छे से पढ़े, ठीक है, उसके लिए उसकी इच्छा है उसको पढ़ाने की, उसके लिए प्लान विचार करती है, योजना बनाती है, एग्जीक्यूट करती है, डांट देती है, रिजल्ट वो आता नहीं और मन उखड़ जाता। तो इससे पता लग रहा है कि मैं अभी समझदारी में गैप है। इसको हम अपनी समझदारी में गैप नहीं मान के दूसरे में रिजल्ट उसकी वजह से नहीं आ रहा है ये मान लेते हैं, बस यहाँ पे गैप है। तो फिर हम अपने पे काम नहीं करके उस पर काम करने का प्रयास करते हैं। तो जीवन विद्या बहुत शॉर्ट में देखेंगे तो इतना ही है, अपनी चाहत जिसको अपन कह रहे हैं। अब देखें तो हमारी चाहत है निरंतर सुख की, तो क्या हो रहा है, चाहता हूं निरंतर सुख, है ना, उसके लिए इच्छा, हमारी इच्छा हुई इसकी। अब इच्छाएं हम बनाते हैं किस तरह से पूरा करेंगे इसको, है ना, उसके लिए विचार करते हैं, है ना, तो पद के लिए, धन के लिए, प्रमोशन के लिए, उससे जो होना होता है वो तो होता ही है, मतलब वो तो है ही है, उससे तो एडवांटेज जो हो रहा है वो हो ही रहा है। लेकिन जब इसके लिए हम योजना बना के जो एग्जीक्यूट किया उससे पार्शियल मिला, ये नहीं मिला, जो फल परिणाम आया उससे पार्शियली रिजल्ट मिला, पूरा नहीं मिला। इसीलिए हमारी जो अपने कल बात की थी शिफ्टिंग गोल्स, तो हम फिर हमें क्या लगता है मोर ऑफ इट करने से हो जाएगा। एरर कहां हो रही, हम मोर ऑफ इट में जा रहे कि यदि और अधिक पद आएगा, और अधिक धन आएगा, और अधिक हम किसी चीज पे पा जाएंगे, रूप को, बल को, है ना, पोजीशंस को, पावर को, तो शायद हो जाएगा। तो एरर क्या हो रही है कि हम मोर ऑफ इट कर रहे हैं, जबकि तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम सही इच्छा ही नहीं कर पा रहे। तो ज्ञान की रोशनी में सही इच्छा होती है तो इच्छा ही अधूरी है, फलस्वरूप परिणाम अधूरा है। तो एरर इधर हो जा रही है। इच्छा क्यों अधूरी है, क्योंकि उसके रूट में मैंने जो माना हुआ है उसमें अधूरापन है, इसलिए एरर हो रही है। हाँ, मान्यता की वजह से। अभी उसी मान्यता को अपन देखेंगे। हाँ जी, ये इसमें है ना, सपोज मेहुल भैया सभी पेरेंट्स की यही होती है, हम देख पा रहे हैं कि बच्चे में पोटेंशियल है, उसके ज्यादा तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि 90% आ जाएगी, वो बात नहीं है। लेकिन उसका पोटेंशियल है, उसका पूरा यूज नहीं हो रहा है खेलने की वजह से, XYZ की वजह से। तो उसके बारे में जो समझ है, हमको पता है कि ये 1 घंटा ज्यादा पढ़ेगा या पढ़ेगी तो अच्छा रिजल्ट मिलना ही है। तो वो संवाद कैसे प्रस्तावित करें, जो मैं समझ पा रहा हूं वो नहीं समझ पा रही है। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं तो पढ़ने की जगह बैठने का मेरी और मेरी बच्ची के बारे में ये होता रहता है। मैं बोलता हूं तू टेबल कुर्सी पर बैठ, तो वो कन्विंस भी है कि इससे अच्छा है, या लेकिन वो कांस्टेंट नहीं कर पा रही है। हाँ, तो फिर इसके लिए कैसे संवाद करें? तो अभी बार बार कहने से मुझे भी अच्छा नहीं लगता, उसको भी अच्छा नहीं लगता होगा, तो इससे कैसे बाहर निकले? तो बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स पे फोकस कर रहे हैं, क्या तुम करो क्या नहीं करो। जैसे कहाँ बैठो कहाँ नहीं बैठो, है ना, जबकि काम होना है मान्यताओं पर, तो वहां पे डायलॉग होना है। तो वो जैसे जब आपकी बात मान लेती है, देखो कि एक और बड़ी चीज है
जिसको हमें लगता है मान लिया, तो सहमति और स्वीकृति दो अलग अलग चीजें हैं। वही मैं कह रहा हूं, सहमति हुई है उसकी, हाँ स्वीकृति, वो कैसे पता चलेगा कि सहमति और स्वीकृति नहीं है? स्वीकृतियां जीने में आती है ना, और सहमतियां बातचीत में आती है। तो आप देख ही रहे हो जीने में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उसकी स्वीकृति नहीं है। वो भी ट्राई करती है, लेकिन 5 में से 3 बार हो जाता है, 2 बार नहीं कर पाती। तो लगातार, तो एक और चीज समझ में आएगी, हमें लगता है कि एक बार में कुछ चीजें हो रही, देखो लगातार डायलॉग करना पड़ता है, अपने साथ भी, अपन एम्प्लॉइज के साथ भी देखेंगे, लगातार कोई चीज पे हमें ना लगातार विचार करना पड़ता है। अपने कोई जैसे सुबह उठने, उसमें भी कई बार कैसा होता है कि बार-बार क्यों कहते हो, ऐसा भी हो जाता है। वही इसीलिए, क्योंकि बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार जो तुम जिसके प्रति सहमति जताती हो, तुम उसमें एग्जीक्यूशन में नहीं दिख रहे। जैसे हम अपने को बार बार बोलना पड़ता है कि सुबह घूमने जाना है, मान लो हमें ठीक नहीं लगता है, चर्चा में भी ठीक लगता है और हम एग्री भी हैं, जाना अपने को ही बार बार तैयार करना पड़ता है, क्योंकि फल परिणाम नहीं आ रहा है। तो धीरे से ये भी समझ में आएगा कि हमें लग रहा है हमने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, ऐसा तो बहुत कॉमन है संबंधों में। हमें बोलते भाई मैं कितनी बार करूंगा, तो उसका उत्तर यही आता है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक। कब तक? क्योंकि वो बर्डन नहीं है अपने लिए। और भैया उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि मीन्स दोनों में वो संवाद भी हो जाए कि वो सहमति पे आ जाए कि भाई नॉर्मली मैं इस पे सहमत भी हूँ, मैं ट्राई भी करती हूँ, लेकिन कई बार फेल होती हूँ, तो अभी इसके लिए मुझे याद कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अभी उस पे जो सहमति आ जाएगी तो फिर नेक्स्ट वो पॉइंट नहीं आएगा कि मैं याद करा रहा हूँ तो मुझे टोक रहा हूँ, क्योंकि वो भी सहमत है कि वही कहती है कि भाई मैं भूल जाती हूँ तो आप मुझे याद करा देना। इस पे जो सहमति संवाद से बन जाती है तो कभी वो टोकना नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे उनका और हमारा दोनों का ध्यान आ गया है कि भाई मुझे ये रिजल्ट में प्रोड्यूस करना है, अभी नहीं प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं याद कराने का, वो सब कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम ये मैकेनिज्म में हमने बात ही नहीं की कि सपोज तुम नहीं सफल हो पाती हो इस काम में, तो हमारी मैकेनिज्म क्या होगी? क्या मैं टोकूं, रोज याद दिलाऊं, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो वो इंपावर करेगी। तीसरा एक और मैंने मजेदार चीज, वी मेक प्लान टू फेल। बहुत सारे प्लान हम ऐसे बनाते हैं जिसमें फेल्योर निश्चित है। क्या? मैं रोज सुबह उठूंगा और वॉक करने जाऊंगा, ये फेल्योर प्लान है ना। हमें बनाना चाहिए 80% ऑफ द टाइम, 5 दिन में या हफ्ते में 4 दिन जाऊंगा, अब ये सफलता की ओर हो सकता है। ये जो हम डेली वाले बना रहे हैं ना, ये माने प्लान टू फेल वाले बना रहे हैं, तो उसमें रिग्रेट ही होना है हर बार, क्योंकि कुछ ऐसा होगा, कभी बीमार है, कभी मन नहीं हो रहा। तो एक मैं ये भी बोलता हूं, हमें प्लान ऐसे बनाना चाहिए जो प्लान टू सक्सीड, माने जो नॉर्मली हो सकते हैं, प्लान टू सक्सेस बनाने चाहिए। प्लानिंग में फेलियर जुड़ा हुआ रहता है। तो आप 5 में 3 बार करी तो उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं हम वो जो 2 बार नहीं कर रहे हैं उसके लिए हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमने प्लान बनाया कि 5 बार होना है। इसमें भैया एक पॉइंट, मतलब इनके एग्जांपल से बोल रहा हूँ कि जो एक ये भी देखना है कि अपनी मान्यता है कि वो टेबल पे बैठे, हाँ, और अभी सबको अंदर ये देखना है कि वो मान्यता वो बच्ची पूरी नहीं कर पा रही है, इसलिए दुख हो रहा है कि किस वजह से दुख हो रहा है, मुझे कंट्रोल करना हो, हाँ, शायद से वो स्वीकृति नहीं है। हाँ, कि वो मेरी मान्यता को वो नहीं स्वीकार रही है, उसकी वजह से दुख हो रहा है कि क्या वो भी एक माइनर ये बहुत वो तो मैं अपन इसमें मान रहा है कि वो चूंकि सहमत हो गई। कई बार पिताजी की बात से सहमत होने के अलावा ऑप्शन नहीं रहता है, माने क्योंकि लॉजिकल तो लग ही रही है, तो उसको अधिक और डेप्थ में जब हम फ्रेंड बन पाएंगे यदि, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरक होना चाहते हैं उसकी जर्नी में, तो वो बताएगी पापा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं टेप उसमें बेड पे बैठ के भी पढ़ ही लेती हूँ। तो फाइनल रिजल्ट को यदि हम ध्यान में रखेंगे, चाहत और रिजल्ट है ना, जो चाहत और जो रिजल्ट आया उसको यदि हम वो देखेंगे तो हो सकता है उतना दिक्कत नहीं आए। तो कई बार हमें बड़ी पिक्चर को ही पकड़ना है कि फाइनली हम बैठ के भी करना क्या है। जैसे कई बार बच्चे इसलिए नहीं उठते हैं कि उनसे बोलते हैं सुबह उठा करो बेटा 5 बजे, अब उसको लगता है 5 बजे उठ के करना क्या है, तो फिर सो जाता है, क्योंकि करने के लिए उठना है ना। उसको जिस दिन पार्टी में जाना होता है, दोस्तों के साथ घूमना होता है, उस दिन तो 5 बजे उठता ही है अपने आप,
है ना। तो बहुत सारी चीजें, वो मोटिवेशन के और पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कहाँ रुक रहा है। बढ़िया, बट देखो इसमें एक चीज समझ में आ रही कि ये सारी चीजें शरीर से जुड़ी हुई नहीं है, ये ब्रेन पे कुछ काम नहीं हो रहा है। हमारी जो परेशानी हो रही नहीं हो रही है ना, ये कितने लोग, जीवन को कितने लोग देख पाए? कुछ इवेंट्स बता सकते हैं? हाँ बताइए, कुछ घटनाओं में जहां हमें लग रहा है कि ये बहुत क्रूशियल है। हाँ ये वाला मेन मुद्दा है, इसी पे फिर अपन डिटेलिंग बात करेंगे। मैं शरीर से भिन्न कोई चीज हूं, माने कैसे देखना है इसको? फल पर अभी शरीर से भिन्न ऐसा नहीं देखना कि मैं अलग से अपने को देख पा रहा हूं, देखो शरीर यहां पड़ा है, मैं वहां खड़ा हूं, है ना। ये अपने को एक्टिविटी में दिखेगा कि शरीर पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, विचार करके मैं परेशान हो जा रहा हूं, वो बैठ नहीं रही, उठ नहीं रही, इसमें इनको शरीर पे कुछ नहीं, ब्रेन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि झटका लग गया, वो शॉक मार दिया किसी ने, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उससे मैं प्रभावित हो रहा हूं, अपनी मान्यताओं से, अपने विचार से, अपनी इच्छाओं से, इच्छाओं का नहीं हो पाने से। तो जो ये जो आशा विचार इच्छा हो रहे हैं, जो इनके साथ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ये मेरे लिए सुख दुख का कारण हो रहा है, ना कि ब्रेन पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। हेलो भैया, भौतिक। कल शाम की ही बात है, यहाँ से जाने के बाद मेरी डॉटर को डॉक्टर के पास ले गए थे, उसको बुखार वगैरह था। तो जब उन्होंने सिर्फ प्रिस्क्राइब करके दिया कि आप डेंगू का रिपोर्ट करा लो, तो अंदर से एक अलग सी फीलिंग आ गई, जबकि हुआ तो नहीं था। हाँ करेक्ट, अभी डेंगू निकला नहीं है, निकला नहीं। अभी उसने जज ही किया है ना। हमारे विचार हो गया डेंगू होगा तो क्या होगा, ये सब जो चल जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। ये तो मैंने बहुत क्लोजली देखा अपने एक रिलेटिव को, जब उनको ये कहा गया कि आपको कैंसर है, वो रिजल्ट आ गया, मतलब फाइनल ब्लड कैंसर, तो वो व्यक्ति वही है, उसके बाद से जो एनर्जी पूरी ड्रेन हो जा रही है इस सूचना के मिलते ही, है ना। तो ये जो प्रभाव है जीवन, और फिर जीवन है, हाँ फिजिकली तो वो 2 मिनट पहले रिपोर्ट बताने से पहले जो एनर्जी है ना, केवल वो सुन करके जो पूरा ड्रेन हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये पूरा जीवन जो प्रभावित हो गया उस विचार से, फिर जो उसकी अपेक्षाएं, उसकी जो इच्छाओं में चल रहा है, भविष्य की चिंता, बच्चों का क्या होगा, है ना, ये सब जो पूरी फिर मैकेनिज्म हो रही है, इससे जो प्रभाव फिर शरीर पर पड़ रहा है, ये मैकेनिज्म है। तो ये जो जीवन, जो माने जैसे रिजल्ट आया है ना, इलेक्शन में खड़े हो गए आप सडनली जीत गए, जीतने से पहले, जीत और हार से पहले जो एक रिजल्ट जो एनर्जी लेवल को कम और ज्यादा कर रहा है, कहां से आ रहा है? एक कोई केमिकल इंजेक्शन थोड़ी लगाया जा रहा है, ये पूरे विचार की ताकत है ना। ये जो जीवन का जो प्रभाव है, इससे अपन बहुत सारे घटनाओं क्रम में देख पाएंगे कि जो जीवन है वो एकदम डिस्टिंक्ट रूप से प्रभावित अप्रभावित होता है। सभी के लाइफ में अगर वैसे देखें हाँ। तो ऐसे काफी मूवमेंट होते हैं कि जब हम लोग सिर्फ बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, तभी गुस्सा भी हो जाते हैं और हंसने भी लगते हैं। हाँ इंटरनल बिल्कुल। तो वो जो है कि मतलब, तो कहीं ना कहीं क्या है कि मतलब फिजिकली तो समझो कि इसी रूम में बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कोई चेंज नहीं है, बट इंटरनली देयर इज सम ड्राइविंग फैक्टर। हाँ तो इसी को बात करते हैं इसकी डिटेलिंग में, है ना। तो कल का और कोई ऑब्जर्वेशन इस स्वीकृति वाला किसी ने ऑब्जर्व किया जो बता सकता है? 1-2 तो बात हुई अभी। और परस्परता में समानता वाला कुछ देख पाए कि पत्नी में, पति में, माँ में, मेरे में, माने मेल फीमेल नहीं है, क्या समानता देखी? कुछ ऐसा ध्यान गया या नहीं गया? तो बेसिकली देना है। कहने का मतलब क्या है, देखो ये जीवन अलग से कुछ नहीं दिखेगा, है ना। जैसे न्यूटन को न्यूटन का नियम दिख रहा है, तो वो उसको भी ऐसे ही दिख रहा है, आम वो पेड़ से नीचे गिरते हुए दिख रहा है। तो ये जो फिजिकल डोमेन में नहीं है, ये भी एक पता चलेगा कि ब्रेन जो है वो फिजियोकेमिकल चीज है। जैसे आंख से खाना दिखता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आंख से नहीं दिखती है, ये समझ में आती है न्यूट्रिशन वैल्यू। इसी को कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ना, माने चरम चक्षु, माने जो शरीर की जो आंख है उससे जितना दिखता है, उससे अधिक गणित से दिखता है, और उससे अधिक ज्ञान से दिखता है या समझ से दिखता है। ये तीनों का ऐसा प्रोग्रेशन है,
कोई उदाहरण दे सकता है? गणित से अधिक दिखना, आंख से, आंख की बजाय गणित से अधिक दिखता है। मैथमेटिक्स से हमें ज्यादा दिखाई दे जाता है, जो आंख से नहीं दिखता वो मैथमेटिक्स से दिखता है। चॉकलेट वैसे अच्छी लगती है खाने को, लेकिन उसकी जब कैलोरी वैल्यूज पता चलती है और हाँ। उतना ट्रेडमिल पे 1 घंटा भागने के बाद उतना कम होता है, तो वो गणित करा ना हाँ पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आंख से नहीं दिख रहा है, वो चॉकलेट में आंख से उसकी कैलोरी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। और मोटा एग्जांपल मैं देखता हूं, कभी सूरज और चांद को देखो, हम देखते हैं ना, चांद भी दिखता है सूरज भी, कौन सा ज्यादा पास लगता है, कौन सा दूर लगता है, कौन कितना दूर है? या हम जब स्टार्स को देखते हैं, स्टार बड़ा है कि चांद बड़ा है कि सूरज बड़ा है? आंख से क्या दिखता है? बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, चांद बड़ा लगता है कि स्टार्स बड़े लगते हैं? चांद बड़ा लगता है क्या रियलिटी में? कैसे पता चलता है स्टार बड़ा है? गणित से। आप उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले रहे हो, उसकी साइज पता चल जा रही, क्योंकि आंख पे जो एंगल बन रहा है डिस्टेंस से। तो देखने से तो बहुत ही छोटी चीजें दिख रही, बहुत कुछ चीजें समझ में आ रही मैथमेटिकली, है ना। उससे भी जो गणित, जो उससे बड़ी भाषा है, क्योंकि गणित और गुण दिखते हैं यहाँ पे, सम और विषम दिखता है, जो मध्यस्थ है, कारण है जो उसके पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ समझ से पता लगता है, नहीं तो पता ही नहीं लगता कि मैं ऐसा, मेरी पत्नी ऐसा चाहती क्यों है। जैसे फाइनली हम सब सुखी क्यों होना चाहते हैं, ये गणित से नहीं निकलेगा, मैथमेटिकली फॉर्मूला नहीं है ना। ये ऐसा ही है, उसके कारणात्मकता को देखेंगे तब पकड़ में आएगा कि ऐसा ही क्यों है। बढ़िया। तो आज अपन 2 चीजों पे बात करेंगे। एक तो मुझे लगता है जीवन क्रियाओं की बात करना है, कैसे प्ले हो रहा है और हमें संबंध में कहां काम करना है, कैसे चीजें बदलती हैं। तो 2 लेवल पे बात कर सकते हैं, एक तो कुछ अस्तित्व की बात आई थी कल, और एक जीवन की, है ना। 2 मुद्दे पे मुझे चर्चा करनी है। उसके पहले कोई क्वेरी हो तो बताओ। तो एक अस्तित्व को लेकर कुछ चर्चा करते हैं, फिर उससे अपन जीवन के ऊपर चलेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या किसी चीज का नाश होता है, नहीं होता है? क्या किसी चीज को नष्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? क्या लगता है? या इस पे आपस में चर्चा कर सकते हैं, देवे, हाँ वही ग्रुप कर लेते हैं, है ना। इस पे क्या चीजों को नष्ट, क्या चीजें नष्ट होती हैं, नहीं होती हैं। एक सिद्धांत यदि ये पकड़ में आ जाएगा तो उससे बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। तो ये जो टेबल है ना, ये वाली दो ग्रुप, ये इस पे चर्चा करेंगे कि चीजें नष्ट हो जाती है ना। और इस टेबल पे दिखाना है कि नहीं, चीजें नष्ट नहीं होती हैं। इस पे ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं, 2 ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं, और आप अपने अपने आर्गुमेंट रखिए कि कैसे लगता है कि चीजें खत्म ही हो जाती है ना, और एक को लगता है कि नहीं, चीजें खत्म नहीं होती हैं।
हो गया, बढ़िया। तो हाँ भाई, ग्रुप 1 जिनमें चीजों को नष्ट कर सकते हैं या हो जाती हैं, क्या क्या चीजें निकल के आई? भौतिक वस्तुएं, हेलो। हाँ। तो पहला तो ऐसा होता नहीं है, तो और दूसरी चीज की अभी समझने के लिए हम लोग जब डिबेट कर रहे हैं, हाँ, तो एक मतलब सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब पेट्रोल डालते हैं हाँ, गाड़ी में, तो बार बार भरना पड़ता है। टंकी तो 70 लीटर की है, राइट, तो कहाँ चली जाती है? हाँ, बिल्कुल। एक समझने के लिए अगर देखेंगे तो मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लिख लेंगे, बट जैसे अगर हम लोग पेट्रोल जलाते हैं तो फिर पेट्रोल नहीं बचता है, ठीक है। हम लोग अगर कोई डेड बॉडी जलाते हैं तो उसमें कहते हैं कि भाई राख एकदम कम प्रपोर्शन में हो जाती है, ठीक है। तो अभी बाकी हम लोग कहते हैं कि कहने के रेफरेंस में कि हवा में चला जाता है, इवन पेट्रोल भी धुआं में कन्वर्ट हो जा करके हवा में चला जाता है। इवन बॉडी भी है तो वो भी अल्टीमेटली वो कार्बन या तो फिर ये CO2 मीथेन या तो फिर इथेन, जब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के अल्टीमेटली वो हवा में चली जाती है। तो अभी एक क्वेश्चन अपने आप को ये भी पूछना है कि जैसे समझो किसी का बॉडी का वेट अगर 70 kg है, तो क्या 70 kg में से अगर 1-2 किलो का 2 किलो का राख बच गया तो 68 kg का गैस बन गया? ऐसे ही। तो ये मतलब ये डिस्कशन का मुद्दा है सिर्फ समझने के लिए। बराबर है तो ऐसे ही जो आप कह रहे हैं, है ना, कि जितना भी हमने पेट्रोल को जलाया, क्योंकि उसकी जो इक्वेशंस भी अपन जब बनाते हैं ना, तो पेट्रोल का फॉर्मूला लिखते हैं प्लस कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसी आधार पे
पूरा डिजाइन करते हैं। तो जैसे आपने सी और O2 लिख दिया और CO2 बना दिया ना, Right. तो अभी लिखने में तो केमिस्ट्री एकदम सिंपल समझ में आती है, बट हाँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा डिटेल में इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मैं जब एक बार शिविर में था ना, हाँ तो जैसे एक लड़का था कि वो उस पॉइंट पे अड़ गया था सोम भैया के साथ, कि जैसे अगर मैंने समझो कि पेट्रोल जला दिया तो वो तो कम हो गया ना, तो धरती का टोटल वेट उतना कम हो गया। हाँ उसको समझा रहे थे कि भाई अल्टीमेटली धरती पे तो वो तो हवा में चला गया, बट हवा में चला गया लेकिन धरती का वेट तो कम हो गया ना। हाँ जैसे हमने एक सैटेलाइट को मून पे भेज दिया, नहीं ये तो चलो इसमें तो वजन उसको देख लेंगे, ऐसे तो धरती का वेट ही नहीं है। माने ऐसे देखोगे तो धरती का वेट पर नहीं है, तो क्यों नहीं है उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन अभी आपको ये देना पड़ेगा। ये CO2 A2 है क्या, कैसे मतलब होता है, उसका थोड़ा डिटेलिंग में आपको समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और चीज को पकड़ लेते हैं, क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं हमें, हमारे में क्या क्या है वस्तु के रूप में, है ना। उसके बाद और ग्रुप से लेते हैं, दूसरे ग्रुप ने क्या सोचा, क्या क्या दिखाई दे रहा है पूरे एग्जिस्टेंस में। यदि अपन नजर मारते हैं તો મેં જે પ્રશ્ન કર્યો એમાં કોને અત્યારના લેવલે એવી ક્લેરિટી નથી કે ખરેખરમાં જ્યારે આપણે સમજો કે હવામાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે એટલે શું કન્વર્ટ થાય છે, કઈ રીતે થાય છે, એની કોઈ ક્લેરિટી हाँ, નથી। जैसे बोला 70 किलो आदमी को जला दिया और राख तो 2 किलो भी नहीं मिलेगी शायद, 2 किलो राख या हड्डी वड्डी जो बची रह जाती है वो रह गई, तो 68 kg बाकी का मटेरियल है होगा ही, ये क्लियर है कि नहीं है ना। तो ये तो मेजर करके भी निकाल सकते हैं, निकाला ही हुआ है वैज्ञानिकों ने ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे, इसीलिए उसका मास भी लिखते हैं CX माने 12 into X प्लस, है ना, हाइड्रोजन का 1 into Y प्लस 16 into Z प्लस इसमें कितना N लगाया, तो इसका पूरा करके ही यहाँ पे निकालते हैं कि इतना बना, है ना, वही कैलकुलेशन करते हैं। तो एग्जिस्टेंस में है ही, मतलब क्या क्या दिखाई देता है आपको। जैसे मैं अगर अपने आप मतलब मैं बताऊं तो मुझे पानी दिखाई देता है, हाँ मुझे H2 नहीं दिखाई देता है। हाँ ये तो ठीक है, पानी दिखाई देगा, तो पानी क्या है अभी उसकी, हाँ बिल्कुल। अब पानी किससे, इसलिए मैंने 5 सवाल लिखे हैं उसको, इसके डेप्थ में जाने के लिए। वस्तु फिर एक्चुअली किससे मिलकर बनी है, अस्तित्व में क्या क्या है, क्या इकाई का नाश होता है जिसपे अपन चर्चा कर रहे हैं, इकाई है क्या और इकाई के अलावा क्या है ना। तो ये चारों पांचों चीजों को जब अपन देखेंगे तो पकड़ में आएगा। तो दूसरे ग्रुप ने क्या सोचा, हाँ फिर एक ब्लैक होल होता है, तो उसमें वो चीजें एब्जॉर्ब करता है, तो वो कहाँ चली गई, मतलब ये मैंने डिस्कशन के लिए बराबर। फिर दूसरा एक एग्जांपल था कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एटम्स स्प्लिट होते हैं, तो उसमें एनर्जी जो क्रिएट होती है = mc² के हिसाब से, तो वो बेसिकली मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो ये एक पॉइंट रखा था मैंने। बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस पे भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। और इस ग्रुप में क्या निकाला, ये चीजें नहीं नष्ट होती हैं, है स्मॉल पार्टिकल तो रह गई, केवल कन्वर्ट होती है, नष्ट नहीं होती है, रहेगा नहीं। जैसे अभी हिमांशु भाई बोल रहे हैं कि हो सकता है 68 किलो का 65 किलो ही रह गया हो, 3 किलो गायब हो गया हो 70 किलो में। हाँ वो मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनर्जी क्या है, मास क्या है, ये समझना पड़ेगा। और मास और एनर्जी फाइनली इकाई है कि नष्ट कहेंगे उसको, मास एनर्जी में बदल गया, परिवर्तन है कि नष्ट होना है इकाई का, तो परिवर्तन ही होता है। तो नष्ट तो नहीं हुआ, अभी तो अपन चर्चा कर रहे हैं नष्ट हुई कि नहीं इकाई, तो परिवर्तन हुआ, नष्ट नहीं हुई, है ना। हम एनर्जी से मास बन रहा है, वो मास से एनर्जी बन रही है, एनर्जी क्या है ये पहचानना पड़ेगा, और मास क्या है, एनर्जी मतलब जो हीट एनर्जी जनरेट होती है, हाँ उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एनर्जी पार्टिकल है कि नहीं, हाँ एनर्जी थोड़ा पार्टिकल, तो ऐसा तो पार्टिकल लेस एनर्जी है, ऐसा कह रहे हैं। हीट जितनी भी है, एनर्जी इज बेसिकली पार्टिकल वाइब्रेटिंग, तो बस, तो फिर तो एनर्जी में पार्टिकल है ही, प्रभाव क्षेत्र है पार्टिकल्स का, प्रभाव है, हीट किसी मैटर का प्रभाव है। जैसे
चुंबकीय बल भी किसी मैटर का प्रभाव है, इलेक्ट्रिसिटी किसी मटेरियल का प्रभाव है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास कम हो रहा है, ये ठीक है, मास वो कम हो बदल क्या है मेरा है। तो मास कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, इकाई के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। माने जो इकाई नष्ट नहीं हुई ना, इकाई बेसिकली एनर्जी को, इसीलिए पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या है एग्जिस्टेंस में, तो उससे क्लियर हो जाएगा, फिर पता पकड़ ले। तो क्या क्या है एग्जिस्टेंस में, पहले इकाई का मतलब समझते हैं सभी लोग, क्या चीज है इकाई। जैसे ये क्या है, एक है, दो है, इकाई की परिभाषा क्या होगी, चलो इकाई माने क्या। ये इस बार सोम भाई ले रहे थे तो मुझे समझ में आया कि काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है इकाई के बारे में। इकाई माने क्या, इसमें इजी लगता है। हाँ बराबर है, इसलिए अपन ऐसे लिखना चाहिए, पेट्रोल प्लस जलाया, आग लगाई पेट्रोल में, है ना, आग लगाई या जला दिया तो क्या बचा, तो गैसेज, है ना, गैसेज बची बस, है ना, क्योंकि ये भी वेपर के फॉर्म में है ना, तो पानी भी वेपर में ही गैसेज ही है, तो बस गैस बनी। अब अपन को ये देखना है कि 5 लीटर पेट्रोल जलाया, है ना, और इधर जिस चीज से जलाया उसको मिलाया कि क्या यहाँ पर जो भी ये जितना मटेरियल था उतना ही यहाँ है कि नहीं है, ये देखना है। जितना चीजों को जला रहे हैं उतनी ही बनी रहती है कि खत्म हो जाती है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि इकाई चीज है क्या, एग्जिस्टेंस में क्या 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 है। मतलब हम कह रहे हैं खत्म हो गई तो गया कहां, खत्म हो गई तो कहीं जाना पड़ेगा ना, तो है क्या क्या। दूसरा कि अगर एक क्वेश्चन अगर डालेंगे तो समझो कि ये पेन है, अगर इसको हम लोग इकाई बोल रहे हैं, हाँ फॉर एग्जांपल ये एक है, तो इसमें जो हवा है उसको एक कैसे बोलेंगे। हाँ वही तो, ये एक किसको कह रहा है, इसलिए मैं पहले पूछ रहा हूँ कि एक इकाई का मतलब ही क्या होता है, मीनिंग क्या है इकाई का, इकाई कहते किसको है। जैसे क्या है, एक है कि दो है, तो हवा क्या है, तो इसमें अभी तक 15-50 पॉइंट तो निकलेंगे ना। तो एक का मतलब क्या है, इकाई माने एक, यूनिट, यूनिट का क्या मतलब होता है। बेसिक क्वेश्चन वो क्लियर होगा तो ही फिर ये मटेरियल की नष्ट नहीं होने का चीजें समझ में आएंगी। हाँ तो बेसिकली ये एक है और अभी दो है, तो पहले एक कह रहे थे अब दो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो आंख से दिखने वाली बाउंड्री है, रूट में जब देखेंगे तो जिसके चारों ओर बाउंड्री दिखाई दे रही है उसको हम एक कह रहे हैं, है ना। जैसे धरती एक कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि धरती की बाउंड्री, चांद एक कह रहे हैं, लेकिन चांद के अंदर तो इतनी सारी चीजें मिलेंगी, जैसे धरती के अंदर फिर कई अनेक हो गए। तो यदि एक हमें दिख रहा है आंख से, बट आंख से अधिक है चीजें, है ना, क्योंकि अभी जिसको तोड़ दिया तो अब दो हो गए। तो इस इकाई के अलावा क्या है, ये एक दिख कैसे रहे, बाउंड्री क्या चीज है, बाउंड्री क्या है इसकी, क्योंकि ये तो यहां हवा है, तो बाउंड्री किसको कह रहे हैं फिर, या इकाई के अलावा क्या चीज है जिसमें बाउंड्री दिखाई दे रही है, वो चीज पकड़ में आ रही। हाँ जी, वो प्लास्टिक का दाना होता है, हाँ, जब नहाने का टब होता है, तो जब दाना 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 है वो एक इकाई है, और वो मेल्ट होके वो एक इकाई में जाके टब बन जाता है, तो उसका पूरा आकार हो गया। तो वो एक वो दाना इकाई एक ही था, वो जुड़ के टब, एक टब बन गया। वो दाना भी इकाई था, टब भी एक है। हाँ, आंख से देखते हैं तो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने को पता है कि इस टब में कई दाने लगे हैं, है ना। तो दाने के अलावा क्या है टब में, या एग्जिस्टेंस में अभी ऐसे देखें, इकाइयों के अलावा कोई और चीज है क्या। हाँ, अब दूसरी चीज है स्पेस। तो स्पेस क्या इकाई है कि नहीं है, हैं? मतलब एक क्वेश्चन अब ये बनेगा, क्या स्पेस इकाई है, क्या स्पेस इकाई है कि नहीं है। कितने लोगों को लगता है स्पेस इकाई है अपने आप में, या नहीं है। हाँ, ये बहुत मजेदार भी है, थोड़ा सोचेंगे इस पे। इकाई की परिभाषा क्या हुई, पहले अपन ने इकाई की परिभाषा की, जिसकी बाउंड्री है, जिसकी बाउंड्री हो, सीमा हो।
तो स्पेस की सीमा है कि नहीं है? क्यों नहीं है? कैसे बोल रहे नहीं है? तो अब देखो, तो बेसिकली हम जितना इमेजिन कर पाते हैं, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं जाके स्पेस बाउंड हो गया, क्योंकि उसकी बाउंड्री नहीं बना पा रहे। हाँ, क्योंकि हमारे इमेजिनेशन, जितनी दूर तक इमेजिनेशन जाता है, हमें ये समझ में आता है इससे भी आगे स्पेस है। तो अब दूसरे एक, उसके बाद तीसरा मुद्दा आएगा, इकाई को जब भी देखेंगे, इकाई हमेशा क्रियाशील है। क्या ऐसी इकाई है जिनमें कोई क्रिया नहीं हो रही है? ये दो डिस्टिंक्शन होने से फिर क्लैरिटी बनेगी नष्ट होने की चीज का। लेकिन पत्थर में कोई क्रिया होती है क्या? नहीं होती। कितने लोगों को लगता है पत्थर में कोई क्रिया नहीं होती? होती है कि नहीं होती है? तो क्या क्रिया होती है? क्या क्रिया होती? कैसे पता चलता है पत्थर में क्रिया हो रही? पत्थर तो वर्षों से, हजारों वर्षों से एग्जांपल जैसा एग्जांपल देने पत्थर जैसा गरम बोले गरम तक क्या है? एकदम पत्थर पड़े हो, 20 डिग्री सेल्सियस पर ફ્રીજમાં પત્થર મૂકી દો. આવો બોલો. એમાં કોઈ છે બરફમાં પત્થર મૂકી દે તો બરફમાં છે 0 ડિગ્રી પર કાં તો -2 ડિગ્રી પર આપણે મૂકી દો, પછી એમાં કોઈ ક્રિયા થાય? એક તો થઈ ગયું, ફિક્સ થઈ ગયું. 20 ડિગ્રી મૂકો એટલે સંકોચાય. ચાલ કરી ગયું, એક વાર સંકોચાઈ ગયો, ચલો. પણ 20 ડિગ્રી પર 20 ડિગ્રી પર તો નહીં સંકોચાય. ફિક્સ જ રહેશે ને એની એક ક્રિયા, પછી એક ક્રિયાનો થાય એની એક ક્રિયા વધારે રહેવાની શું ક્રિયા ચાલુ છે, એ પોતાની જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિમાં રહેવાની. ને વિચારવાનો મુદ્દો છે એટલે પ્લસ માઇનસ થાય ને બરાબર પાટી જવાનું. હા, બહુ વિચારવાનો મુદ્દો છે કે પત્થર જે આપણે કહીએ છીએ કે સંકોચાય છે ને અત્યારે ટેમ્પરેચર પ્લસ માઇનસ થાય, તો ટેમ્પરેચર પ્લસ માઇનસ થાય છે એ આપણે સાઈડમાં મૂકી દો, એટલે આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દો 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર પત્થર, અને એક વખત સંકોચાય, પછી શું ક્રિયા છે એમાં? जैसे नहीं होता है क्रिया, नहीं होता, जैसे पेन ही है, एक पेन है, अभी इसमें 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 कुछ क्रिया हो रही क्या? हाँ, तेरा पेन है, समझो ये पेन है, इसमें इसमें कुछ क्रिया हो रही क्या? इसमें ये रखा हुआ है कि क्रियाशील है कि नहीं है? हैं? क्रियापूर्ण है। इसमें बढ़िया बढ़िया, इस पे चर्चा कर लें आपस में। देखो बढ़िया, ये सबसे हाँ, बिल्कुल आपस में चर्चा करें। देखो एक टेबल है, इसमें कोई क्रिया हो रही क्या? टेबल पर શું ક્રિયા થાય? ટેબલ પોતે શું ક્રિયા કરી રહ્યો ये जो ટેબલ પર वही तो कम टेबल में ये जो इसका हैंड ये है लेग, इसमें कुछ क्रिया हो रही है क्या? वही क्या हो रही है वही बताओ। ને એ જે જેને ખબર હોય ના બોલે. એના અંદર હશે ઘણા બધા કામ હશે, એનું ફોર્મેશન જે છે તે બીજા સાથે સપોઝ કે જોડાયેલા છે, બરોબર? એની અંદર એક પોતાના એક ક્રિયા છે કે ભાઈ બોન્ડિંગ થઈ છે, સપોઝ કે એનો કોઈ પ્રભાવ આપવામાં આવે છે, બહારથી હીટ છે મેલ્ટ કરવામાં આવે છે, તો એના અંદર ક્રિયા થશે કે બોન્ડિંગ છૂટું થઈ જશે, કે સપોઝ બીજા ફોર્મેશનમાં થઈ જશે, તો એના અંદર જોડાઈ રહેવાની એક ક્રિયા તો અંદર છે જ એના અંદર, એના ફોર્મેશન. તો કોન્સ્ટન્ટ તો એકવાર જોડાઈ ગયું તો જોડાઈ ગયું, તો પ્રભાવ નથી આવતા. બધી એમાં એકવાર વેલ્ડિંગ કરી તો વેલ્ડિંગ તો થઈ ગયું. सतत चालू આ ખ્યાલ આવે છે અત્યારે? સમજો કમલેશ મામા મને બધા કે એક્ઝેક્ટલી આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આ ટેબલનું ક્રિયા થાય. सतत चालू એની પોતાની કોઈ ક્રિયા, ટેબલની પોતાની કોઈ ક્રિયા નથી. હેલો પથ્થરની અત્યારે પોતાની કોઈ ક્રિયા નથી. બરાબર. પછી એવી બીજી કેટલી વસ્તુઓ જેની કોઈ ક્રિયા નથી? વિચારીએ ચલો આપણે. હા, નિર્જીવ વસ્તુમાં કોઈ ક્રિયા ના હોય, તો સજીવમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવે? આપણે બધાઈએ પછી આપણે ક્રિયા કરીએ, આ જે છે બોલીએ છે, અત્યારે જોઈએ છે, આ બધી વસ્તુ ક્રિયા કરીએ છે. વનસ્પતિ ગણ બધી ક્રિયા છે. પછી જેનો ગ્રોથ થતો હોય એની ક્રિયા છે, એટલે પથ્થરનો ગ્રોથ નથી એટલે એની ક્રિયા નથી, ટેબલનો ગ્રોથ નથી એટલે એમાં ક્રિયા નથી, બરાબર? પછી બિલ્ડિંગ એવું બનાવી દીધું એટલે એના અંદર ક્રિયા નથી. આ ટેબલની ક્રિયા નથી પણ ઇન્ટોરિયન્ટ તો થાય છે ને, તમે આમાં નામ મૂકી રાખો તો કાટ ખવાઈ જશે ને. તો બહારથી એર એના જોડે રિએક્ટ કરશે એટલે બાકી ટેબલના અંદર તો કોઈ ક્રિયા થાય એટલે External. છે. પછી નથી ચલો વેક્યુમમાં મૂકી દીધું ટેબલ, પછી શું કરશો? થાય છે ને. अभी
यही समझाना है कि एग्जैक्टली क्रिया क्या है। हाँ, तो एक देखो, अपन पहले एक कर लेते हैं, क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। हाँ, एक एक्शन लिख लेते हैं, बोलते जाइए क्या क्या दिखाई देता है। पानी दिखाई देता है, पानी, और मैं यहाँ पे 1 मिनट लिखते जाता हूँ। हवा नहीं दिखाई दे रही है। चलो तो बोलते जाइए, मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है है ना। पानी, पानी दिखता है, ओके, और फिर आदमी दिखता है, पानी दिख रहा है, आदमी दिखता है, आदमी दिख रहा है, फिर अपना झाड़ दिखता है, पेड़ दिखता है, टेबल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, ठीक है, फिर अपना ये बिल्ली दिखती है, बिल्ली दिख रही है, ठीक है, कबूतर दिख रहा है, हाँ मतलब प्राणी दिखते हैं, पूरे प्राणी दिखते हैं सभी, समझो ना, पशु पक्षी, सारे पशु पक्षी दिख रहे हैं, हाँ। पक्षी दिख रहे हैं, फिर सारे पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, फिर ये खाने की वस्तु दिख रही है, पानी दिख रही है, खाने की वस्तु दिख रही है, खाने की वस्तु दिख रही है, पानी पूरी दिख रही है ना, पानी पूरी, रसगुल्ला, ओके, दही दिख रहा है, दही 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 दिख रहा है, और बताओ, और कुछ दिख रहा है? सूरज दिख रहा है, सूरज, चांद, सूरज, चांद, तारे, हवा महसूस हो रही है, ठीक है, हवा, और मिट्टी, पत्थर, बस ये हो गया। हो गया। तो अभी मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, एक मिनट हाँ। 4 कॉलम बनाए हैं। इस कॉलम को हमने अलग अलग, मैंने पर्पसफुली लिखा था, इस कॉलम को क्या कह रहे हैं? इसको मिट्टी, पत्थर, पदार्थ कह रहे हैं अपन, है ना। और ये अलग क्यों किया इसको? क्योंकि ये इससे डिफरेंट दिखता है ना। इसी को अपन कह रहे हैं प्राण अवस्था, जिसमें श्वसन क्रिया हो रही, ये इससे भिन्न दिख रहा है। कल जो मैंने बात की थी ना, जो ये जीव अवस्था हो गया, और ये मानव एकदम अलग दिख रहा है, इसलिए अपन इसको एक अलग कैटेगरी में कर दिया। कई लोगों को ये तीनों एक ही दिखते हैं, माने जिसको हम लाइव और डेथ बोल रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के रूप में। तो इसमें तो हम सब ने सेम। अच्छा, इसके अलावा आपने बोला था एक और चीज दिख रही जो स्पेस है ना, तो ये तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि एक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हो रही, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये तो ग्रोथ के साथ साथ मूव भी कर रहा है, और ये भी ये तो सारी क्रिया कर ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब डाउट इधर आ रहा है कि पानी में क्रिया हो रही, टेबल में हो रही, पानी पूरी में हो रही, मतलब जितनी भी ये पदार्थ जगत है, क्या ये क्रियाशील है कि नहीं क्रियाशील है, इस पे मुद्दा आएगा। और क्रियाशीलता को पता कैसे लगाते हैं? हाँ, ये हाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो अभी आपने कहा फील हो रहा है इसके लिए, है ना, तो अनुमान लग रहा है। कोई प्रेम है कि भाव है, वो भी फील हो रहा है, तो उसको कहाँ पे? हाँ, तो भाव भी एक क्रिया है, तो उसको फिर अपन अब 2 तरह से करते हैं। हाँ, इकाई और इकाई का प्रभाव, है ना, तो यहाँ पे अलग लिख लेता हूं, भाव, है ना। ये जो महसूस हो रही है चीजें, 2 तरह की महसूस होना है। ये मिट्टी, जो हवा महसूस हो रही है वो शरीर के द्वारा हो रही है, ये भाव जो महसूस हो रहा है वो अपने में महसूस हो रहा है, जिसको अपन हाँ जीवन महसूस करता है इस भाव को। तो ये अलग एक डोमेन की क्रिया है। तो अब अच्छा, स्पेस कोई क्रिया है कि नहीं है? स्पेस में कोई क्रिया है? नहीं है, क्रिया शून्य है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, और ये असीम है। अपन ने कहा इसकी कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लेस है ना, इसीलिए इसको अरूप कह रहे हैं, रूप नहीं है इसका। क्योंकि रूप का मतलब ये होता है जिसकी बाउंड्री खींचेंगे तो कोई रूप दिखेगा, चौकोर रूप है ना, गोल है, तो रूप नहीं है। इसीलिए इसका चूंकि कोई आकार नहीं है, तो इसीलिए इसको निराकार कह रहे हैं। बढ़िया, तो अब फिर से इकाई पे आ जाते हैं। इसमें क्रिया, तो क्रिया को पहचानते क्या है? जैसे हमने पेड़ को क्रिया कहा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं देयर इज ए चेंज। क्रिया का क्या मतलब है? चेंज हो रहा है, बदलाव, है ना, बदल रहा है। क्रिया का बेसिक फंडा है बदलता है ना। तो या उसका कुछ प्रभाव महसूस होगा, या तो ये प्रभाव बदलता है, प्रभावित करता है, या प्रभावित होता है। ये 3 चीजें अपन देख पाएंगे क्रिया में, जिसको, है ना, जैसे
हमने चाय में चाय की पत्ती डाली पानी में तो उसका रंग बदल गया, है ना, या इंक डाल दी पानी में तो वो चेंज हो गया कलर। तो कुछ प्रभावित करता है, इसलिए पता लगता है कि इंक जो है वो कुछ क्रिया कर रही है ना, बदल जा रहा है। तो अब ये देखो पानी में, टेबल में, जैसे है ना, कामनी बहन ने बताया कि भाई ये टेबल रखे रखे खराब हो जा रही है ना, ये बदल जा रहा है, इसमें जंग लग जा रही है। इससे ये तो पता लग रहा है कि ये पानी के साथ, हवा के साथ, मॉइस्चर के साथ क्रिया कर रहा है, नहीं तो जंग कैसे लगेगी। अब दोनों में फर्क ये पड़ता है कि वो कितने समय में हो रहा है। तो पेड़ में हमें पता लगता है कि 1 महीने में हमें दिख जाता है कुछ बदलता हुआ, है ना। तो पेड़ पौधे में हमें क्यों जल्दी एक्टिविटी दिख रही है, क्योंकि बहुत फास्ट है। और इसके बाद इनमें तो है ही, शरीर हमारा बहुत तेजी से, बच्चा देखते हैं फटाफट ग्रो हो जाता है। इनमें जो क्रिया हो रही है ये लंबे समय में हो रही है। जैसे घर जो है ना, अपन कंक्रीट के घर की कितनी लाइफ बताते हैं, 50 साल, 100 साल, है ना। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि 50 साल में मतलब इतना स्लो चेंज हो रहा है जो हमें नॉर्मली नहीं दिख रहा, हमें लगता है बना ही हुआ है। तो पत्थर में इतना स्लो चेंज है, लेकिन चेंज है, इसलिए क्रिया है। वो प्रभावित भी हो रहा है, प्रभावित कर भी रहा है, और बहुत स्लो प्रोसेस में बदल रहा है, इसलिए उसको कह रहे हैं कि वो बदल रहा है। तो ये पकड़ में आ रहा, क्रिया है। पत्थर में क्या है, जैसे पत्थर, उसी पत्थर में काई लग जाए, मतलब कुछ निकल आएगा, पेड़ बन जाएगा। पेड़, पत्थर में पेड़ देखा है कि नहीं, तो वो पत्थर से ही पेड़ सारे एलिमेंट को ले रहा है। तो पत्थर में क्रिया नहीं होती, मिट्टी में क्रिया नहीं होगी, तो चीजें वहां से मूव कैसे करेंगी, उसको मिलेगी कैसे, पेड़ को तत्व कैसे मिलेंगे, कैल्शियम कैसे लेगा वो, है ना, नाइट्रोजन कैसे लेगा, चीजों को ले कैसे लेगा। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 5-7 मिनट का एक एटम मॉलिक्यूल वही मैं इसलिए चालू ही है मेरे पास, वो दिखाता हूँ। हेलो, अभी समझो कि हमने पत्थर में क्रिया तो हो रहा है क्योंकि वो एक्सटर्नल एयर या जो भी है या सॉइल है उससे रिएक्ट करके हो रहा है, बट एयर और सॉइल नहीं है। हाँ, पत्थर का हमने कोई स्टेच्यू बना दिया और उसका हमने वैक्यूम में रख दिया, उसमें एक्सटर्नल रिएक्शन तो कुछ नहीं होगा, बट फिर भी क्रिया है। हाँ, राइट। तो वो अब वो जो आप अभी बात कर रहे हो, अपने को जो बनाए रखना है। हाँ, अगर कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी क्रिया है, वही। हाँ, बस वो, क्योंकि उसमें एटम्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो वो अपने को जो बनाए रखने की क्रिया है, वो अभी मतलब 2 मोटे स्वरूप में देखना है। अभी अपन नेचुरल अकरिंग में देख रहे हैं, फिर हमने जो मैन मेड एनवायरमेंट डाला, जैसे लोहे को हमने पेंट कर दिया, अब हमने क्या किया, इसकी लाइफ को एक्सटेंड कर दिया, हमने वैक्यूम क्रिएट किया, है ना। अब इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए, इस वैक्यूम को बनाए रखने में बहुत सारी ऊर्जा लगाएंगे। यदि आप छोड़ दोगे तो फिर से क्रिया हो जाएगी। मतलब अभी समझो एस्टेरॉइड है, राइट। हाँ, एस्टेरॉइड में कोई एयर नहीं होता, कोई एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं होता, वो जब तक वो किसी और चीज से टकराएगा नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। माने जैसे धरती भी कोई देख लो ना, धरती एक तरह से वैक्यूम में घूम रही है। तो अभी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वशिष्ठ भाई कह रहे हैं। एक्चुअली चीजें आइसोलेशन में है ही नहीं। मानो उसको आइसोलेट करता है, पूरी एनर्जी लगाने के बाद वो आइसोलेशन टूट जाता है। इसलिए आपको वैक्यूम कब तक बनाए रखोगे? नहीं, अभी जैसे एस्टेरॉइड है, राइट, एस्टेरॉइड की बात कर रहा हूं। एस्टेरॉइड या धरती भी ये दूसरे ग्रह से प्रभावित होती ही रहती है, इसलिए धरती में बदलाव होता है। माने धरती आइसोलेशन में नहीं रहती, कोई भी एस्टेरॉइड आइसोलेशन में नहीं रहता है। जैसे इसके ऊपर सूरज के ताप का प्रभाव आता है, इसलिए हर इकाई दूसरी, इसीलिए असहअस्तित्व है ना। कोई भी इकाई, हमारे कल्पना में आइसोलेशन है कि हमने सपोज इसको ना, लोहे को हमने या पत्थर को हम कह रहे हैं हमने पूरा वैक्यूम कर दिया, ये आइसोलेट हमने क्रिएट किया है। हम वैक्यूम को लगातार बनाए नहीं रख पाएंगे, इसलिए क्योंकि हर इकाई निरंतर कोएग्जिस्ट करती है ना। तो हम एक दूसरे पर प्रभावित होते ही रहते हैं, इसको रोका ही नहीं जा सकता। इकाई है तो प्रभावित होगी ही और प्रभावित करेगी ही। आपका जो अगला पॉइंट है जो अपने को बनाए रखना, उस पर अभी आते हैं, वो तो है ही अपने आप में बढ़िया।
प्रभावित करता है या प्रभावित होता है? दोनों। जैसे कैसे प्रभावित, अभी हमें लग रहा है प्रभावित हो रहा है, हमें लग रहा है कर नहीं रहा है ना? तो कैसे प्रभावित किया उसमें? सपोज उस पत्थर में जो एलिमेंट है और जो पेड़ निकला है ना, यदि उसमें कैल्शियम कम है तो पेड़ की ग्रोथ अलग ढंग से होगी, और एक ऐसा पत्थर है उसमें अलग ढंग से होगी, तो वो पेड़ को प्रभावित कर दे रहा है इंग्रेडिएंट्स को। तो प्रभावित कैसे कर रहा है? उसमें क्या अवेलेबल तत्व है उसके आधार पर प्रभावित कर रहा है वो। माने किसको प्रभावित करेगा? आदमी को तो पत्थर प्रभावित कर ही रहा है, हम देखते हैं उसकी ब्यूटी उस ढंग से, एक वो प्रभाव है। लेकिन जो भौतिक प्रभाव है उसमें क्या तत्व है उससे, जैसे पानी में क्या मिनरल्स हैं, उसी पानी से आदमी बीमार हो जा रहा है और उसी पानी को पी के वो स्वस्थ हो रहा है। तो उसमें क्या एलिमेंट्स है उसके ऊपर प्रभाव आ रहा है, फिर उस बात पे। पत्थर में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे वो हीट होता है ड्यूरिंग द डे और रात को मतलब वो गर्म रहता है, तो उस हिसाब से भी वो एटमॉस्फेयर को प्रभावित कर रहा है बेसिकली। इवन पत्थर, ऐसे पत्थर हैं जो पानी को अपने में पचा के रखते हैं। जो अपना अमरकंटक वाला क्षेत्र है, एल्यूमिनियम उसमें ज्यादा है, इसलिए वो लगातार पानी कैसे गिरता रहता है, मतलब वहां से झरना कैसे निकल रहा है, पानी कैसे निकल रहा है पहाड़ों में से, क्योंकि वो रिजर्वायर है अंदर। तो वो कुछ पत्थर की क्वालिटी है, तो वो पूरे वातावरण को प्रभावित किए हुए उस पूरे क्षेत्र की इकोलॉजी को बदल देता है। तो ये पत्थर का प्रभाव है, किस तरह का पत्थर है वो। तो हम क्या ध्यान से देख नहीं रहे, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि उसमें क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं अंदर। तो ये पकड़ में आया कि हर चीज क्रियाशील है। एक्चुअली क्रिया ही इकाई है, और रूट में जाएंगे, माने क्रिया विहीन कोई इकाई नहीं है। इकाई का मतलब ही क्रिया है? जैसे देखो एक पीरियोडिक टेबल है फॉर एग्जांपल, है ना? तो अभी दूसरा जो अपने को क्वेश्चन बाकी रह गया, तो एक तो दो चीजें हो गई। इकाई क्या है कि हमने बात की, इकाई के अलावा अपन को समझ में आया कि एक ऐसी वास्तविकता है जिसको हम स्पेस कह रहे हैं, जिसमें कोई क्रिया ही नहीं हो रही है, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। अब जब अपन नष्ट करने की बात कर रहे हैं, है ना, तो क्या क्रिया को क्रिया शून्य कर सकते हैं, यह सवाल बनता है वशिष्ठ भाई। अभी यदि अपन को अब यदि जो बेसिक चीजों को पकड़ना है, क्या कभी किसी क्रिया को क्रिया शून्य कर सकते हैं, या क्रिया में ही बदलती है? तो जो एनर्जी है वो एक क्रिया है ना, तो उसमें बदल रही है वो, या एक इकाई का प्रभाव क्षेत्र है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई इकाई को हमने उसको शून्य कर दिया, माने इकाई थी और फिर वो असीम हो गई, निराकार हो गई, ये नहीं हो सकता। इसलिए इकाई का नाश नहीं होता है। क्या हो रहा है? इकाई का परिवर्तन हो रहा है। माने ये नहीं हो सकता कि इकाई व्यापक में समा जाए, माने व्यापक हो जाए, या व्यापक सिकड़ करके इकाई हो जाए, क्योंकि ऐसा यदि होगा तो क्रिया शून्य क्रिया हो गया, तो फर्स्ट प्लेस में वो क्रिया ही नहीं था, वो क्रिया शून्य नहीं था। एक बार है ना आप मॉलिक्यूल्स और हाँ वो अपन, हाँ फिर उस पर हाथ तो छोटा ही है। उसके बाद है ना हम लोग वो डिस्कशन ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो बना ही रहेगा कि हम लोग कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये डीपल एयर के साथ रिएक्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म में डिकम्पोज हो रही है वो, या तो फिर एक बार उसने गर्मी बचा ली तो फिर धीरे मतलब ये एसी बंद कर देंगे तो फिर वो वातावरण को प्रभावित कर रही है, तो उसके रेफरेंस में चल रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ रहेंगे ना, कि नहीं समझ में आ रहा ये कैसे रहेगा, क्योंकि ये जब और नहीं मिलेगा ना तब तक हाँ बराबर है। तो देखो बेसिकली इस पर लोगों ने बहुत काम किया, माने वैज्ञानिकों ने, और ये मानव जाति हमेशा से सोचती ही रही कि यार इतने डिफरेंट वैरायटी की चीजें क्यों हैं, है ना, अलग अलग चीजें नेचर में दिखाई देती हैं, तो इनके बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है, ये बनी किस चीज से है, ये सवाल मानव को बना ही रहता है कि यार रूट क्या है ना। तो जब रूट में देखा तो ये पता चला कि कुल मिला के 110, 118, 120 है ना, अभी लगभग 118 के आसपास हम लोगों ने खोज लिया। उस समय जब ये टेबल है इसमें पता नहीं कितना है, 118 ही है, हाँ 118 है, ओजी लास्ट वाला 118। तो इतने तरह के परमाणुओं से ही सारी चीजें बनी हुई हैं। ये लोगों को वैज्ञानिकों ने काफी
रिसर्च करके ये पता लगाया कि देखने में तो करोड़ों तरह की चीजें दिख रही हैं, लेकिन वो सारे वेरिएशन फाइनली 118 तरह की चीजों की हैं। तो रूट में देखेंगे तो बस 118 वैरायटी के आइटम हैं, और उनसे मिलके लाखों करोड़ों वैरायटी के, क्योंकि यदि पेड़ पौधों की संख्या देखेंगे तो लाखों में दिखेगी, पशु पक्षियों को देखेंगे तो बहुत सारी वैरायटी दिखेगी, या जो मिनरल्स हैं, है ना, जैसे H2O हो गया, Li2O3, ऐसे इन सब के फिर कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। ए से रिएक्ट करके कुछ बनाता है, इससे रिएक्ट करता है, वो से रिएक्ट करता है, आपस में मिलके वैरायटी बहुत सारी है। लेकिन रूट में देखेंगे तो कुल मिला के 118 तरह के एलिमेंट्स हैं, इन्हीं से मिलके सारी चीजें बन रही हैं। अब पीरियोडिक टेबल क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ये जो अलग अलग जो ग्रुप बनाए ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इनकी आपस में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक मैच करती हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस तरह से इसको पीरियोडिसिटी बोला कि कुछ चीजें आपस में रिपीट होती रहती हैं, उनकी लक्षण। उसके कारण को फिर ढूंढा कि रिपीट क्यों होते हैं, तो उसके फिर स्ट्रक्चर में जाएंगे अपन। तो आवर्तन है बेसिकली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रिपीटिटिवली पाई जा रही हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल 1 को देखते हैं तो हाइड्रोजन जो लिखा है और दूसरा है हीलियम, है ना। अब फिर ये देखा लोगों ने कि यार हाइड्रोजन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत सिंपलिस्टिक व्यू है, वो भी हाइड्रोजन भी अकेला नहीं, दो चीजों से मिलकर बना है ना। और हीलियम जो है वो 2 और अंदर 4, ऐसे 6 कण हैं जिनसे मिलकर के हीलियम बन रहा है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। और इसमें भी देख रहे हैं जो हाइड्रोजन की साइज है, वो पूरी साइज ही देखेंगे तो अभी अपने को कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ये सब हमारे आंख से देखने की जो कल्पनाएं हैं, जो हमारा व्यू है, ऐसे ही जब वास्टनेस को देखते हैं तो भी हमारी कल्पना में नहीं आता, वो मैथमेटिकली ही पकड़ में आता है। तो पूरे हाइड्रोजन की साइज ही 10 पे -15 मीटर है, माने 0.0000015 बार लगाएंगे फिर 1 लिखेंगे तब जाके उतना छोटा है हाइड्रोजन अपने आप में एटम। और इसको यदि मैग्नी, मतलब मैं यदि ऐसे बताऊं, आप अपने से तुलना करके बताएं, तो जहां पे यदि मैं, जैसे मैं यदि यहां पर खड़ा हूं, ये यदि मैं खड़ा हूं और ये दूसरा पार्टिकल है, इसके बीच में दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। यदि मेरी साइज को 25 सेंटीमीटर की माने, तो एक आदमी और दूसरे व्यक्ति के बीच यदि 2 लोगों को खड़ा करा जाए तो ये 10 किलोमीटर गैप है। माने कहने का मतलब वो इतने छोटे हैं, गैप बहुत बड़ा है। हाँ, उसके हिसाब से गैप बहुत बड़ा है रिलेटिवली। तो बहुत सारा तो स्पेस है इसमें, माने खाली जगह ज्यादा है। और फिर और जब डिटेल में जाएंगे तो पता लगेगा स्पेस में इकाई है ना, उसकी फिर अपन आगे बात करेंगे। और जो वशिष्ठ भाई कह रहे थे, ये भी अपने में क्रियाशील रहता है, अपने को बनाए रखने के लिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना रहे, लोहा लोहे के गुणों को देता रहे, तो वो अपने में उस कैरेक्टरिस्टिक को बनाए रखने के लिए बहुत सारी क्रिया करता रहता है। तो जैसे ये घूमता रहता है, इसकी यदि अपन और रूट में जाएंगे डेप्थ में, तो ये पता लगेगा कि बेसिकली एक जो अंश है, ये जो यहाँ पे स्टेबल दिख रहा है, ये भी घूम रहा है, ये अपनी कम से कम धुरी पे तो घूम ही रहा है। बिल्कुल धरती की तरह है कि धरती सूरज के चक्कर लगा रही है, यदि इसको हम धरती माने तो ये सूरज के चक्कर तो लगा ही रही है, साथ में अपनी धुरी पे भी ये भी घूम रही है, और ये तो घूम ही रहा है, सूरज अपने धुरी पे तो घूम ही रहा है, प्लस फिर ये सारे मिलके घूम रहे हैं, है ना। तो वो एक काफी अच्छा वीडियो है। अब इसकी यदि स्पीड देखेंगे, है ना, तो ये किस स्पीड से घूम रहा है, ये आप गूगल पे देखेंगे इसकी स्पीड क्या है, जो अपन कह रहे हैं ना कितनी तेज क्रिया हो रही है, 7.5 लाख किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से घूम रहा है। तो जो हम पानी पी रहे हैं, इसमें पानी में जो H2O है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम इतनी तेजी से घूमता हुआ चल रहा है।
तो in 1 hour electron can go and come back to moon from earth, यानी जैसे उसकी डिस्टेंस को देखोगे, या धरती के 5 चक्कर लगा दे रहा है 1 सेकंड में, इतनी स्पीड से घूम रहा है। तो इतनी माने हमारी कल्पना में नहीं दिखता, में हमें लगता है क्रियाशील नहीं है ना। तो जबकि ये है ना, कार्बन हाइड्रोजन इतनी तेजी से गति हो रही है। और धरती की यदि गति को देखोगे, जिसपे अपन बैठे हैं अभी, अपने को लगभग 1.5 घंटा हो गया है ना, तो धरती किस स्पीड से घूम रही है सूरज के चारों तरफ है? किसी को अनुमान है? लाइट ईयर 1900 किलोमीटर पर आवर। 1900, जैसे कामनी मैन को लग रहा है 1900 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहे हैं हम लोग। पता है कितनी है एक्चुअल स्पीड धरती की? लाइट से डबल है। फ्लाइट की कितनी होती है? 800 किलोमीटर, तो 1600 हुई आपके हिसाब से। इससे कहीं ज्यादा है। कितनी है नेट पे देखो जरा, और ज्यादा है। मोर देन 1 लाख किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। 2.5 घंटे में 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके हैं अभी, और अपने को झटका भी नहीं लगा। तो हमें लगता नहीं धरती कोई क्रिया कर रही है कि ऐसे जैसे अपन को लग रहा है ना पानी क्रिया नहीं कर रहा है, धरती कोई क्रिया कर रही। धरती इतनी स्पीड से दौड़ रही है। 1 लाख एक्चुअली 1,09,000 किलोमीटर, कुछ 1,07,000 माने 1.5 घंटे में पर आवर, माने अभी 1.5 घंटे में 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। फिर भी लोगों को लगता है कि हमें एरोप्लेन में एक बार यात्रा करके देखनी है। सपना रहता है। मेरे पापा मेरे को बोले बेटा एक बार मुझे एरोप्लेन में जाना है, तो मैंने ठीक है। तो फिर वो भोपाल से जबलपुर गए, तो माने हम इतने बड़े एरोप्लेन में, हमें पता ही नहीं, हम इसको मतलब फील ही नहीं कर रहे ना, इसलिए हमें लग रहा कहाँ क्रिया कर रही है। ऐसा कहाँ लगता है कि धरती क्रियाशील है? तो धरती इतनी स्पीड से घूम रही है। हाँ, वो माइल और किलोमीटर का डिफरेंस होगा कितना? 1,07,000 ना। 1600 आप वो जो धुरी पे घूम रहे हैं उसको नहीं कह रहा हूं, ये तो सूरज के चारों तरफ 2 है। जो 1600 इन्होंने बोला है वो रोटेशन है, रिवोल्यूशन नहीं है। दो गतियां है ना मेहुल। रिवोल्यूशन देखो सन के अराउंड, आप देखोगे रोटेशन 1600 है, 1600 के आसपास। वो भी रोटेशन तो देखो, रोटेशन क्या है? रोटेशन को देखने के लिए आप इक्वेटर को देख रहे हो, पोल को देखोगे तो वहां 0 हो जाएगा। तो रोटेशन डिपेंड करता है कि सेंटर से कितनी दूर वाले एलिमेंट को देख रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सन के अराउंड जो घूम रहा है, रिवोल्यूशन 2 गति है। इस है ना स्पीड ऑफ अर्थ, रोटेशन 1600 के आसपास। हाँ, वो 24 घंटे में हो रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो वो 1600 के आसपास है। तो अभी देखो कितनी अच्छी डिजाइन है। अपन एरोप्लेन में जब पहली बार जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, कौन सी सीट चाहिए? विंडो सीट। यहाँ पे नेचर ने सबको विंडो सीट दी है। आप बाहर देखो खड़े हुए एकदम विंडो सीट में ही बैठे पूरा 360, और विंडो सीट भी मिलने से आपको हर वाले पे क्या हो रहा नहीं पता चलता। इसमें 360 व्यू दे रहा है, आपको घुमा रहा है पूरा 360 1600 की स्पीड से। तो इतना ब्यूटीफुल डिजाइन है, इतनी तेजी से चीजें क्रियाशील है। तो इसको जब क्रिया देखोगे हमें लगता है बिल्कुल स्टेबल है, धरती पे कुछ होता ही नहीं है क्रिया। तो ऐसे ही एक एक एटम अपने कैरेक्टरिस्टिक को बनाए रखने के लिए क्रियाशील बना रहता है। दूसरा, कभी सोचोगे तो पता चलेगा कि यार 118 तरह की वैरायटी क्यों है, ये ऐसा ही स्थिर क्यों होता है, और ऐसा केवल धरती पे नहीं है। देखो पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि पता नहीं यार मून पे क्या होगी, मून से चट्टानों को तोड़ के लाए, पता लगा इन्हीं एलिमेंट से बनी है। मार्स से लेके आए, इन्हीं एलिमेंट से बनी है। तो अभी ये समझ में आ गया पूरा यूनिवर्स ही इतने एलिमेंट से बना है। पहले लगता था हमारी धरती पे ये पाए जा रहे हैं, पता नहीं मार्स पे क्या होगा, मून पे क्या होगा। तो अभी समझ में आ गया पूरा यूनिवर्स इतने। इसमें भी और ब्यूटीफुली जब देखोगे ना तो ये पता लगेगा कि जो एक जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये बेसिकली चुंबकीय बल संपन्न है। तो इसकी जो चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र होता है, और दूसरा पार्टिकल जब इसके पास आता है, इसका जो चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र है
इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो ये बनता है, और जब 4 आ जाते हैं तो उसमें वो वाला बनता है, ये दूसरा वाला। जो 6 आते हैं तो ये बेसिकली ये सब अपने आप में एक स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए पूरे यूनिवर्स में कभी भी ये पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं तो इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों उस मैग्नेटिक फील्ड में क्रियाशील रहते हैं और यही स्ट्रक्चर बनते हैं, और दूसरे स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकते। ये स्टेबल स्ट्रक्चर यही है। तो 118 तरह की वैरायटी से ही पूरा यूनिवर्स डिजाइंड है, स्पेस और इनकी वैरायटी, और इतनी तेजी से ये सब गति कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, गोल्ड, गोल्ड कभी देख करके आपको लगता है कि गोल्ड में ये सब हो रहा है? माने गोल्ड में 79 प्रोटॉन और 118 है ना, ये इतने अंश यहां पर हैं जो आपस में घूम रहे हैं, अपने केवल रोटेट हो रहे हैं, और ये 79 पार्टिकल्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये है गोल्ड। यदि आपने पहनी हुई अंगूठी या कुछ इससे मिलके बनाए हो, हमारा ऐसा ध्यान नहीं जाता है ना। सिल्वर इस स्ट्रक्चर से एक गति हो रही, तब जाके वो सिल्वर व्हाइट रंग को दे रहा है, गोल्ड गोल्डनेस को दे रहा है, येलो कलर को दे रहा है। ये क्रिया हो रही है, इसलिए उसका प्रभाव क्षेत्र के रूप में हमें उसका कलर दिखाई दे रहा है, उसकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, उसकी डेंसिटी दिखाई दे रही है ना, कि इतना ही डेंसिटी क्यों होगी, इसका वजन इतना क्यों होगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनली इन जो पार्टिकल्स हैं उनका एक निश्चित डिजाइन है, उनकी निश्चित गतियां हैं, उसके प्रभाव में ये सब अपने को सारी प्रॉपर्टीज दिखती है, जिसको हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक प्रश्न और भी आता है। आपने बोला कि ये इससे सभी चीजें बनी है, तो ये चीज जो बनी है वो भी किसी चीज से बनी है क्या? हाँ, इससे भी छोटा कुछ है? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि भाई वैसे अलग तो है कि भाई बहुत बढ़िया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो तो मेरे को पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी कुछ चीजें होगी कि भी कुछ है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है इनका, और इसको ही साइंटिस्ट इसको बहुत आंसर करने की बात कर रहे हैं, जिसको वो गॉड पार्टिकल की, या कि फाइनली वो बेसिक पार्टिकल कौन सा है जिससे सब चीजें बनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको पता कैसे लगाते हैं? देखो ये बढ़िया जो हमारे में सवाल आ रहे हैं, यहाँ सेम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे हम लोग पत्थर की भी बात कर रहे हैं, राइट, तो पत्थर के अंदर भी ऐसे छोटे एटम्स या एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स वो होते ही है, और वो अपने अंदर जो क्रिया कर ही रहे हैं, वो जो ब्लू पार्टिकल्स है वो सारे वैसे भी घूम रहे हैं, और अपने जो ये रोटेशनल एक्सिस होती है उसके ऊपर भी घूम रहे हैं, और वाइब्रेशन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे पत्थर में देखेंगे तो सोडियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, है ना, तो उसमें भी यही सब क्रियाएं चल रही हैं। ये सब अपने को बनाए रखने में सारे निरंतर क्रियाशीलता बनी हुई है। और जब हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि सभी जो चीजें बनी है वो ये 118 से बनी है, तो उसमें ये 2-3 पॉइंट आते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग पानी की बात करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है पानी, अगर डिस्कशन करेंगे तो पानी, ऑक्सीजन और पीरियोडिक टेबल में ना वो पानी का मैंने अलग से बनाया हुआ है, ये है पानी। यदि आप देखोगे तो ये है पानी, हम पानी पी रहे हैं ना अभी, एक्चुअली पानी ये हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ये मिलके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आता है, 105 डिग्री पे ही जुड़ता है वो, है ना, वो इस तरह की फिर बॉन्डिंग होती है। ये पी रहे हैं हम, ये ऐसा ध्यान आता है, और उसमें वो इतनी 7.5 लाख किलोमीटर से दौड़ता हुआ वो घूम रहा है, उसको पी रहे हैं इतना सब हो रहा है पानी में। जब अपन पानी पी रहे हैं, है ना, तो हमारा, क्योंकि हम स्थूल देख रहे हैं, तो सूक्ष्म में क्या घटित हो रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है। और जब तक ये पता नहीं चलता है, क्यों पता लगाना, फायदा क्या होगा? सवाल ये बनता है भाई क्या फर्क पड़ता है इतना सब पता लगा के कि ये ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ये है, ये पता लगाने से क्या फायदा है? हाँ, तो इससे फर्क क्या पड़ा मानव जाति? देखो, मानव एक हमेशा से ये रहा है, मानव किसी ज्ञान को प्राप्त करता है किसी पर्पस से। जैसे मैं अधिकतर पूछता हूं, भाई न्यूटन का नियम पता लग गया तो क्या फर्क पड़ा? पेड़, ऐसा तो है नहीं कि आम पहले भी जमीन पे गिरता था, न्यूटन ने पता लगाया कि ग्रेविटेशन का लॉ है, तो ऐसा थोड़ी कि पहले जब नहीं पता था तो आम ऊपर जाता था,
आम तो पहले भी नीचे ही गिर रहा था ना, तो मानव जाति को क्या फायदा हो गया? इतना हम न्यूटन के गुण गा रहे हैं, है ना, मकान तो पहले भी हम बनाते ही थे, क्या फर्क पड़ा नियम को जान करके? जैसे इंफॉर्मेशन इसकी मैं बताऊंगा, ये पता लगने से क्या क्या बदल गया, क्या फर्क पड़ जाता है। मुझे थोड़ा कैसा लगता है कि भाई मानव जो है वो इनबिल्ट ही कुछ जिज्ञासु टाइप है। हाँ ये तो ठीक है, जिज्ञासा तो है ही, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई देता है, जो भी करता है उसे क्या क्यों ऐसा हो रहा है वो ये ठीक है। हाँ बट उससे फायदा भी क्या छूटा है कि नहीं? क्योंकि नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अरे फालतू का चीज क्यों आ गई मेरे को, क्यों पता लगाने से फायदा क्या हुआ? इसमें एक अपना एक एंगल डेवलप होता है कि जो हम चर्म चक्षु से देख सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ है, वो एक इंसाइट डेवलप होता है कि ये एक मतलब पानी नहीं है, कि इसके अलावा भी कुछ है। अभी जैसे तो किसी ने कोई बोला था डेंगू, उसका वही हमारे रियल लाइफ में भी हमें उसको रिलेट कर सकते हैं। अब उसके बेनिफिट देखो, अभी जैसे डेंगू की पहचान कैसे कर ली उसने ब्लड में? यदि हम उस मॉलिक्यूल को पहचानते हैं जो डेंगू को पैदा करता है, तो ब्लड में वो मॉलिक्यूल, हमें तो ब्लड एक जैसा दिख रहा है ना, वो जो पैथोलॉजिस्ट जब देख रहा है तो वो एक अलग चीजों को नोट कर रहा है, इस ब्लड में अभी आपने कभी देखा WBC काउंट कितने हैं, उसमें न्यूट्रोफिल कितने हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, ये इतने से एक बूंद ब्लड में कितनी वैरायटी की चीजें अंदर पड़ी हुई हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके तो कह रहा है डेंगू, और ये वाली दवाई डालोगे तो डेंगू बढ़ जाएगा, नहीं तो आदमी टपक जाएगा वो दवाई नहीं दी तो इतना एडवांटेज है इस छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे तो पानी के मॉलिक्यूल को अलग पहचाना, तो जो ब्लड में जो उसको जब ब्लड के मॉलिक्यूल को पहचानता तो होता है तो ठीक है, नेचुरल है, इसमें जो अननेचुरल पार्ट आ गया उसको पहचान रहा है। पानी में पानी ठीक है कि नहीं है, पानी में कौन सा बैक्टीरिया है, जो स्टडी करते हैं ना कि पानी पीने लायक है, अभी तो हमने घट से पी लिया, क्योंकि वो पानी के मॉलिक्यूल को पहचानता है, और उसमें जो इसके स्ट्रक्चर को नहीं पहचानेगा तो इसमें मिलावट क्या हो गई, कौन सी गलत चीजें पड़ी, उसको कैसे पहचानोगे? तो वो डिटेलिंग को जो करना होता है ना, उससे बहुत सारा पीने लायक पानी है नहीं है कैसे पता लगेगा, क्योंकि इसमें फ्लोराइड पड़ा हुआ है, तो उसको बता देगा भाई ये पीने लायक नहीं है, जो TSS निकालते हैं, टोटल है TDS, है ना। तो ये सब चीजें मतलब बेस का ही हमें पता नहीं होगा कि पानी किससे मिलकर बना है, तो उसमें बाकी इंप्योरिटियों को कैसे पता लगाओगे? तो इतना डिटेलिंग करने से सबको पकड़ पा रहा है, जो बैक्टीरिया, वायरस, और हमें कोरोना में जो भी मॉलिक्यूल्स डेवलप कर रहे हैं, है ना, जो वैक्सीनेशन नहीं, तो कैसे पता लगाओगे? अगर बैक्टीरिया वायरस की भी बात करें या तो वैक्सीनेशन, वो भी 118 से ही बने, सारे उसी से मिलके बने। तो न्यूटन का नियम पता लगाने से क्या फर्क पड़ा? इतनी मेहनत करके हम गुणगान करते रहते न्यूटन का, ग्रेविटेशन का पता लगने से हमको क्या फायदा होगा? जैसे इसका पता लगने से इसमें क्या बैक्टीरिया है, वायरस है, सब पता लग जा रहा है। कौन सा? कोई भी मतलब फ्रिज बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो उसमें वो कैलकुलेशन होता है उसमें। तो ऐसा कौन सा कैलकुलेशन बताओ? फ्रिज तो उससे नहीं बन रहा है, ग्रेविटेशन है। फ्रिज बना रहे, ब्रिज एक्चुअली हम पहले भी बना लेते थे, ये बात ठीक है कि कुछ उसमें हमने कम किया मटेरियल, और स्पेस में हम लोग एक्सपर्ट भेज रहे हैं, हाँ सैटेलाइट नहीं भेज सकते, ब्रिज तो हम फिर भी बना लेते। GPS यूज कर रहा है आज, अगर गूगल मैप सिंपल बताए तो सैटेलाइट तो भेजा, सैटेलाइट से जो अभी हमने फोन लगाया ना, अभी यहाँ से लगा के बेल्जियम में बस भाई ने पूछ लिया क्या चल रहा है, ये कैसे पहुंच गया उस तक? वो बिना सैटेलाइट के पहुंचेगा ही नहीं। तो इतना एक नियम को पता लगने से, भले ही न्यूटन ने पता लगाया, वो ईयर देखना पड़ेगा, शायद 1905 में है, हमने भले ही 100 साल लगाए उसके बाद तब जाके हम सैटेलाइट भेज पाए, लेकिन उस नियम की जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, इसलिए इस पर लोग इतना R&D के लिए पैसा देते हैं कि यार पता लगाओ, है ना। तो इतना ज्ञान जो ताकत के रूप में जब हम कहते हैं ना ज्ञान ताकत है, वो यहां से पता लग रहा है। नियम पता लगने से नियम का मानव जाति के जीने के डिजाइन को बदल देते हैं, ये ज्ञान की ताकत है। नहीं तो ज्ञान में काहे को टाइम पास करेगा। तो नियम पता लगने से इतना सैटेलाइट का डिजाइन, सैटेलाइट से टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें पकड़ में आ रही हैं। तो बहुत ज्ञान की जो ताकत है, इसीलिए कह रहे हैं कि यदि हमने भौतिक जगत के ज्ञान को पा लिया, ऐसे यदि जीवन जगत के ज्ञान के नियम को पता लग जाएगा, तो जो सोम भाई कहते हैं ना, हम अपने परिवार बसा लेंगे।
जो हमने अभी कंक्रीट के स्ट्रक्चर बसा लिए, जो हमारे लिए काफी कंफर्ट हो गया, तो यदि चैतन्य जगत के नियम पकड़ में आ जाएंगे, जो भौतिक जगत के नियम पकड़ में आने से कंफर्ट हो गया, माने चूंकि शरीर को हम आराम देने लायक चीजों को डिजाइन कर लिया, वॉशिंग मशीन बनाई, ये बनाया, वो बनाया, एरोप्लेन बनाया, है ना, ट्रेन बनाई, यदि चैतन्य जगत के नियम पकड़ में आ गए, जिसकी अपन इसके बाद अपन जीवन की बात करेंगे, जीवन क्रियाओं की, और उसमें हम क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, कैसे घटित होती है, तो हम संबंधों को बना पाएंगे, बसा पाएंगे। जो अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर ऐसा लगेगा किसी समय कि मुझे अभी लगता ना, क्या बात कर रहे हो, बैलगाड़ी पे चलते थे पहले आपके दादाजी, माने अपने अपन को तो फिर भी वो फील है, अपने बच्चों को जिसने बैलगाड़ी देखी ही नहीं उसको लगेगा कि यार ऐसा भी मतलब आदमी इतना बेवकूफ भी था किसी समय, है ना। तो फिर ऐसा लगेगा क्या बात कर रहे, पति पत्नी 5 किलोमीटर चल के हाँ, पटेका देख लिए जाता था। फिर उसको ऐसा लगेगा अच्छा पति पत्नी लड़ते भी थे पहले, जैसे आजकल अभी बच्चे से पूछो कि हमारी पिटाई हुई है, टीचर मारता था, तो अभी उनके लिए वो माने एक तरह से बड़ा अजीब सा हो गया, क्या बात कर रहे, पिटाई कर सकता था टीचर को मतलब पीटने का अधिकार होता था, ऐसा कैसे होता था, पर्सनल लिबर्टी मतलब कोई चीज नहीं थी उस समय। अब आप कल्पना अभी सोचो स्कूल में यदि अलाउ करने के टीचर मार सकता है, स्कूल ही बंद हो जाए, वीडियो वायरल हो जाएगा तुरंत, जबकि हम सब में कितने लोग पिटे हैं। भैया का परिचय दिया हैं? हाँ अच्छा, टिंगा टोड़ी वाला तो किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा, टिंगा टोड़ी करके ले जाना पड़ता है। कौन सा टिंगा टोड़ी? स्कूल में प्राइमरी में मतलब जब फर्स्ट एडमिशन होता है ना, हाँ अच्छा, तो कमल मंगल जी हमारे बीच में हैं, यदि आपने यदि नाम सुना हो, आनंद निकेतन चेन ऑफ स्कूल्स हैं, कभी नेट पे डालना, मतलब अहमदाबाद में, विश्वनगर में भी एक छोटा सा प्री स्कूल है, महसाना में भी है, जयपुर में है, ऐसे 10-11 स्कूल्स हैं। देख तो देखिए कैसे कहाँ कनेक्ट है ना। तो कहने का मतलब अच्छा, अच्छी बात यह है कि माने कमल मंगल जी ने जो स्कूल को डिजाइन माने जो शुरुआती की वो इसलिए की कि अपने ही बच्चों को या है ना कैसे हम अच्छी एजुकेशन दे सकें, तो जो और फिर उसके रिसर्च में सदगुरु का स्कूल को देखना, है ना, ऋषि वैली को देखना, फिनलैंड में क्या पढ़ाई हो रही है, बाली के जो ग्रीन स्कूल्स हैं उसकी डिजाइन को पकड़ना, यूएस में क्या हो रहा है, वो कैसे ऑल्ट स्कूल्स क्या कर रहे हैं, तो एक रहा है कि कैसे हम बेस्ट एजुकेशन दे सकें। वर्ल्ड में कुछ छोड़ा नहीं है education। हाँ, एजुकेशन में वर्ल्ड में जहाँ भी पता लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है वहां पहुंच जाते हैं, है ना, और फिर अपने स्कूल में कुछ प्रयोग करते रहते हैं। तो इसी क्रम में जीवन विद्या में जुड़ना होगा कि भाई हाँ थोड़ा सा बोलो, बात बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान से क्या फर्क पड़ जाता है, जैसे नियम से, तो अब नियम जानने से फर्क पड़ा, हमारे जीवन में फर्क पड़ जाएगा। जैसे पत्नी लड़ती थी कभी, अब लड़ाई बंद हो जाएगी, है ना, मेरे जीवन में बंद हुई है। तो स्कूल के संदर्भ में बात करेंगे, कई पेरेंट की बात चल रही थी, हम सब जैसे कल रात का वाक्य है कि मेरी ग्रैंड डॉटर, मैं ऊपर गया, रो रही थी। क्यों रो रही थी? मम्मी और उसमें जो हमेशा चलता रहता है सब घरों में, बिल्कुल वो चल रहा था। उसका बर्थडे था, किसका, मेरी बहू का, उसकी माँ का, और माँ जाना चाहती थी पार्टी में अपनी सहेली के यहाँ। वो कह रही थी तेरे साथ तो हमेशा फ्रेंड्स के साथ घूमती रहती है, मेरे साथ नहीं रहती, आज खाना खाओ, सब साथ मिलके खाएंगे। अब वो ग्रैंड डॉटर बोल रही थी, है ना। मैंने कहा क्या होगा, आज अपन केक काट लेते हैं, उसका कोई प्रोग्राम बना हुआ था, चलो अपन सब मिलके केक काटा, फिर खुश हो गई। हम फैमिली की बात पर, हमारे आचरण में क्या है, बच्चा वो पकड़ता है, न कि हम बच्चे से चाहते कुर्सी पे बैठो पढ़ो, हम कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चा तो देख रहा है, तो कहीं ना कहीं से पकड़, मतलब मैं रीडिंग करता हूँ, बच्चे को चाहता हूँ रीडिंग करो, पर माँ क्या कर रही है, आसपास क्या कर रहा है, वो वहां से पकड़ता है। अब इस ज्ञान आने से क्या हुआ, स्कूलों में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी जितनी भी स्कूल हैं वो एनिमल कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही है, न कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही है। तो शिक्षा का मानवीकरण है ही नहीं, भले आनंद निकेतन हो, भले एकलव्य हो, भले कोई भी स्कूल हो, तपोवन हो, जो भी स्कूलें होंगी जितनी भी बड़ी, कैसे कह सकते हैं कि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को नहीं बढ़ा रही है। और घरों में भी हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बच्चे के लिए नहीं बढ़ा रहे, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपन अभी जीवन विद्या में आने के बाद। उस टाइम तक समझा ही नहीं गया था कि मानवीय कॉन्शियस, हम केवल संवेदनशीलता में काम कर रहे थे ना, अगर आप लोग तो कर रहे हो सब जने, इसलिए तो मानवता तो समझी ही नहीं।
तो मानव कॉन्शियसनेस में तो बच्चे को समझा ही नहीं, मेरे को नहीं समझा तो बच्चे को नहीं समझा, मैं मेरे को जान लूंगा तो बच्चे को जान लूंगा। तो मेरे को नहीं समझा मेरे नियम किस तरह ऑपरेट करते हैं, तो बच्चा किस तरह ऑपरेट कर रहा है वो मालूम ही नहीं, तो बच्चों पे टोका-टोकी चलती है हमारी। जिस चीज को हम अच्छा नहीं समझते अपने लिए, सासू मुझे खड़ी रहे और मैं काम करूं तो कितनी देर कर पाऊंगी, और बच्चे पे तो सासू बन के इंटेंट अच्छा है, वो जो पहला आया था इंटेंट अच्छा है, पर इंटेंट बच्चे का भी तो अच्छा है ये मानो, जो अपन शिविर में तो ये भी कर समझते ना, मैं अपने आप को सही मानता हूं दूसरे, तो बच्चे के साथ भी वही लड़ाई कर लड़ते हैं हम, बच्चे में भी वही कंपैरिजन कंपटीशन करते ही रहते हैं आपस, हमारे खुद से भी बच्चे का कंपैरिजन करते रहते हैं। तो ये ज्ञान आ गया, अब ये ज्ञान आने के बाद प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, जब तक सॉल्यूशन नहीं निकला, जब तक सैटेलाइट नहीं बना ले। बिल्कुल एकदम नियम पकड़ के आप सैटेलाइट बनाने, तो अब उसमें टाइम लगेगा, जो गैप लगेगा। नियम तो पकड़ में आ गया, ह्यूमन कैसे काम करता है, कैसे क्रियाएं चल रही है ह्यूमन में, और कैसे वो तुरंत कर रहा है, कैसे वो सीख रहा है, कैसे वो विचार कर रहे हैं, कैसे वो विचार बन रहे हैं उसके। अब जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर ने परसों 2 दिन पहले कहा ये मोबाइल फोन बेच दो, कौन सा एप्पल 11 वाला 12 वाला बेच दो, का नया ले लो। मैंने पूछा नया क्यों ले लो, वो अच्छा है। मैंने कहा बेचने में पैसे लगेंगे, 2 मोबाइल पुराने पड़े थे वो बेच दो। अब उसके मन में क्या है, नया आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? मैंने कहा इसमें जितने फीचर है वो तो यूज कर ही नहीं रहे, तो नए में क्या करेंगे? नहीं फोटो इस वाले में फोटो बढ़िया आती पहले से, शायद उसमें और बढ़िया आएगी। अब वो सुखी होना चाहती, बढ़िया। मैं ऐसे ही एजुकेशन में सोचता रहता था कि वहां से बढ़िया मिलेगी, वहां से बढ़िया मिलेगी, बच्चों को ये बढ़िया देंगे, बढ़िया देंगे। सारे टीचर परेशान हो गए मेरे से, सारे हेड परेशान हो गए, कहीं जाके आएंगे कुछ लेके आएंगे। पर जीवन विद्या में आने के बाद बढ़िया क्या है ये पता पड़ गया, स्थिर हो गया। पहले ये स्थिर नहीं था कि बढ़िया क्या है, ढूंढता ही रहता था, ढूंढता ही रहता। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो स्थिर है वो चीज मिल गई कि मानवता ही बढ़िया है, कि मानव बनाने का कारखाना ही होना चाहिए, मानवता ही चाहते हैं। हम क्या कर रहे थे स्कूल में, और अभी कर भी रहे हैं, कि वो टॉपिक वो याद रह जाए उसके लिए बढ़िया क्या करें, डिजिटल से दिखाएं, प्रयोग करके देख ले। और प्रयोग करके सबके देखने का एम क्या था, वो याद रह जाए, उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सके, ये एम था। मानवता का ये एम था ही नहीं, न है अभी भी। एज ए पेरेंट भी नहीं है हमारा मानवता एम। जब उसको लेसन याद नहीं रह रहा था, इसलिए थोड़ी कह रहे थे मानवता आ जाए, इसलिए कि तुझे एग्जाम में नंबर आ जाए। हमारा एम क्या था, डांटने का उसको। तो जो हमारा एम मानवता नहीं होगा तो बच्चे में मानवता विकास कैसे होगा? तो फिर उसको मानव की तरह नहीं देख रहे, उसको रोबोट की तरह देख रहे। तो स्कूल में भी रोबोट समझ रखा है। कैसे? पेज नंबर 32 खोलो, सब नहीं खोला, तेरा ध्यान की तरह। वो मानव है ही नहीं, वो मशीन समझ के काम कर रहे हैं। क्लासरूम में देखो, पेज नंबर 30 खुलता ही सबका पेज नंबर 30 खुल जाना चाहिए। टीचर क्या एक्सपेक्ट करती है? 1 सेकंड में। एक्सपेक्टेशन तो यही है उसकी। मैंने बोला पेज नंबर 30 को, अब वो सोच रहा है, कर रहा है। वो मानव का मान रहे, उसको सोचने वाली मशीन नहीं मान रहे, इंस्ट्रक्शन लेने वाली मशीन मान रहे। तो ये सोच के अगर मैं काम करूंगा क्लासरूम में तो मानवता बढ़ेगी नहीं। तो घर में भी यही हो रहा है। मेरा इंस्ट्रक्शन एक हमने प्रयोग किया था स्कूल में, डोंट डूज के ऊपर। तो टीचर्स को बोला भाई तुम दिन भर में कितनी बार डोंट डूज बोलती हो, डोंट बोलती हो, नहीं का प्रयोग करते, नहीं शब्द जो नेगेटिव है, तो कितनी बार करती हो एक टीचर क्लासरूम में नहीं का प्रयोग? जब क्लासरूम में कोई बच्चा उद्यम नहीं करता तो भी नहीं का प्रयोग, उसके अनुसार नहीं करता तो उसने नहीं करना। जितना घर स्कूल में क्लासरूम में डिसिप्लिन बच्चा रहता उतना घर में तो नहीं रहता है। अब माँ कितनी गुना करती होगी, और पिताजी को परेशानी होती माँ नहीं करती। जब ज्यादातर हमारा दर्द ये है, माँ जब ना करती है हम तो समझते ना नहीं करना चाहिए, पर हमारी बारी आती हम भी ना करते, हम पत्नी को ना करते। ना शब्द तो चल ही रहा है, हमारी मान्यता से हम ना कर रहे हैं, उसकी मान्यता तो बच्चे के लिए ना कर रही है। तो ना शब्द बोला तो 40-50 बार ना करते हैं। एक क्लास में एक टीचर 40-50 बार ना करते हैं। फिर उसको कहा कि तुम ये ना क्यों करती हो, इंटेंशनली आदतवश ही करती हो। फिर उसने देखा कि भाई इसको कम कराना है, तो 20 टाइम कम किया, तो भी टीचर को बहुत फर्क पड़ गया। तो अगर मदर यहाँ है, फादर भी है, मदर कम है। अब मेरी वर्कशॉप होती रहती पेरेंटिंग की, उसमें मैं टिप्स देता हूँ
कि तुम 15 मिनट चुप रह के देखो बच्चा जब खेल रहा है, 15 मिनट सिर्फ चुप रहना है, तुम्हारा पेशेंस बढ़ जाएगा। इससे होगा क्या? मदर्स का पेशेंस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? बच्चा रोज चेंज होता है, अपने आप को प्रूव करता ही रहता है हर स्थिति में। जो भी बच्चा करता है बेस्ट करने की कोशिश करके करता है, गलत करने की कोशिश करके तो करता ही नहीं है। और हम उसको कंपेरिजन करते रहते हैं, हमारे लिए बच्चा वही होता है। तो जब वो 15 मिनट चुप रहेंगे तो वो जो अपनी कोशिश कर रहा है, जो हमारा इमेजिनेशन में रॉन्ग है वो नहीं करता, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो हम टोकते रहते तो बच्चा उसी तरह से डील करता है। तो 15 मिनट तो एक अच्छा एग्जाम्पल है वहाँ का। अमेरिका में ये पार्क बनते हैं ना, एडवेंचर पार्क, उस एडवेंचर पार्क में एक्सीडेंट होने लगे, सारी सुविधाओं के बाद, सारे प्रिकॉशन के बाद भी। तो उन्होंने वीडियो लगाया, देखे, उसके बाद बाहर एक नोटिस लगाया, पेरेंट नॉट अलाउड, एक्सीडेंट बंद। क्या हुआ? बच्चा जो जाता था, पेरेंट कहता इस पे मत चढ़, और बच्चा उस पे जा, और फिर वो दिखाता तो मैं कर सकता हूँ, ईगो हट गया उसका। और तो वो करने में कम ध्यान रखता था, पेरेंट को दिखाने में ज्यादा ध्यान रखता था, और एक्सीडेंट होते थे। और जब वो अकेला जाता था, दूसरों को देखता था, अपने को नापता था, अपनी स्पीड से चलता था, तो एक्सीडेंट कम हो गए। ये जो घटना है बताती है कि नियम प्राप्त करने से हमारे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। थैंक यू। बढ़िया, बहुत शानदार। तो एक बात जो कमल मंगल जी ने कि जितना यदि हम अपने को समझ लेंगे तो दूसरे को समझ लेंगे। तो क्या है, जैसे पानी को हमने एक पहचान लिया, लोहे को कहीं से पहचान लिया, तो अब हमें ऐसा नहीं होता अमेरिका में जो लोहा है उसकी भी पहचान हो जाती है कि नहीं? पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लोहा मिलेगा उसको, जैसे गोल्ड को हम पहचान लिया कितना कैरेट है, तो कहीं का भी गोल्ड पहचानने में आता है कि नहीं? तो ऐसे ही चूंकि मेरे एक ही जैसे हैं सारे, उसकी अपन बात करेंगे जब जीवन परमाणु की बात करेंगे, तो पूरा एग्जिस्टेंस क्योंकि परमाणुओं से मिलकर बना है, तो एक तरह के परमाणु को या अणु को, उनसे बनी हुई चीजों को हम एनालाइज करना आ जाता है, तो वो पूरी दुनिया के चीजों को आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं बताते कि यार तुमने चाइना वाला गोल्ड तो पहचान लिया, अब वो जापान वाला गोल्ड देखो, उसको पहचान अलग अलग से नहीं पहचाना, क्योंकि वो एक जैसा है। तो जितना जितना, इसीलिए सिद्धांत है कि जितना जितना खुद को जाना उतना उतना दूसरे को जाना। जिस दिन खुद को पूरा जाना उस दिन पूरी दुनिया को जाना, ऐसा डिजाइन बन जाता है, क्योंकि एक जैसा है वो बिल्कुल। अपने को चूंकि एक जैसे हैं हम लोग, जीवन की जब बात करेंगे, शरीर में वैरायटी है, जीवन में समानता है, इसलिए जीवन के नियमों को समझने से जितना अपने में स्थिर हो जाएगा कि यदि मेरा इंटेंट अच्छा है उसका भी ऐसे ही है वैसे, ये जैसे जैसे दिखना शुरू होगा ना, हमारे संबंधों की डिजाइन बदल जाएगी, तो पूरा डिजाइन ही बदल जाता है। तो चैतन्य के नियमों को जब समझेंगे या कैसे ऑपरेट होता है, डूज डोंट्स पे काम करना होता है कि मान्यताओं पे करना होता है, मान्यताओं पे कैसे काम किया जाता है, सही मान्यताएं क्या है। जैसे अभी बता रहे नो क्यों बोलना पड़ता है इतना। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं आप ठीक से नहीं बैठे, ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए, ये तो ठीक से नहीं बैठे, नहीं ये ठीक से नहीं है, ठीक से बैठो भाई, ठीक से बैठो, आप ठीक से नहीं बैठे। अब क्या हो रहा है, ठीक से क्या होता है बैठना, मैं बता ही नहीं रहा हूं कि ये ठीक से बैठना है ना, जो भी। तो हमें बच्चों को हम कहते हैं ऐसा नहीं बैठो, हमें नहीं बोलते ऐसे बैठो। अब इनमें हाथ कर रखे आप, उसको बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, मानो एक गड़बड़ है क्या। तो पहले ठीक से, क्योंकि सही की रोशनी में गलत पता चलता है, तो सही बैठना क्या होता है कहीं टीचर नहीं बताता है, नहीं भाई ये नहीं करो, ये करना ठीक नहीं है। अब उस ठीक क्या है तो बताओ भाई। इसलिए बहुत सारा, क्योंकि गलती करने के तरीके अनंत हैं, गलती करने के तरीके अनंत हैं, इसलिए जब तक सही एक नहीं बताएंगे तब तक वो हम उसको पकड़, हम नहीं इसलिए नहीं बहुत बोलना पड़ता है, ये नहीं करो वो नहीं करो, क्या करो ये नहीं बोल रहे उसको कि बेटा ऐसे नहीं खाते। अब कैसे खाते हैं तो बताओ। नहीं ये ठीक नहीं है ना, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाते हैं, कैसे खाते हैं क्या ठीक है इसको हम बता नहीं रहे, हम ही मान रहे तो उसको पकड़ ही लेगा वो। इसलिए बहुत सारा नेगेटिव बोलना पड़ता है, तो सही हमें पता भी नहीं है, इसलिए भी बहुत सारा नेगेटिव बोलना पड़ता है। जिस दिन हमारे अनुसार सही करता है उससे रिजल्ट नहीं आता, हम बोलते हैं अभी नहीं करो ये ठीक नहीं है ना। बढ़िया, तो मुझे लगता है अभी अपन ब्रेक करते हैं, तो कितने बजे मिले? 145 मिलते हैं। बढ़िया, खूब शानदार। तो इसके आगे को अपन पकड़ेंगे।